यार न्यू वाली कर दी। हाँ। न्यू वाली वो कर दी सर ने। All right, Assalamu alaikum and a very warm welcome at UXL Training Platform जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर और मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है. आई एम द फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर at UXL. And before we start our orientation of tax management training program, I just wanted to quickly confirm कि मेरी आवाज आप सबको आ रही है clearly. And I just want to confirm from the online audience as well कि काइंडली कंफर्म कर दें मेरी आवाज आ रही है आप सबको. काइंडली चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें या फिर यू कैन कंफर्म थ्रू द माइक एज वेल. जी आवाज आ रही है मेरी? ओके, थैंक यू सो मच नुमैर फॉर कंफर्मिंग. और माय स्क्रीन इज विजिबल एज वेल. स्क्रीन भी नजर आ रही है आप सबको? एक दफा चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें कि स्क्रीन विजिबल है. ऑल राइट, दैट्स ग्रेट. थैंक यू सो मच फराज फॉर कंफर्मिंग एंड थैंक यू सो मच मोहम्मद अहमद कंफर्मिंग फॉर दिस. And let us start our orientation of today's training program. मैं आपको एक करके और start करूँ. All right, I can already see a lot of participants joining us here online, and I really look forward to having a great informative session with you all, along with Mahir Alam and Moiz, who will be also providing you a complete orientation of the technical part of this training outline. और एक बहुत ही बेहतरीन यूजफुल सेशन विद लॉट ऑफ एनर्जी. एंड इंशाल्लाह ताला ये मेरा एक प्रॉमिस है आपसे कि ऑब्वियसली वी टू अंडरस्टैंड कि संडे के दिन अपनी फैमिली कमिटमेंट्स को छोड़ के और यहाँ पे लर्निंग के लिए आ जाना ये एक बहुत मुश्किल फैसला होता है बाज़ों का. तो हमारी यही उम्मीद रहेगी, हमारी यही कोशिश रहेगी थ्रू दिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम कि हम आपका टाइम यूटिलाइज करके उसको एक प्रॉपर एक आपको लगे कि हाँ यार मैं आया तो मुझे मेरा टाइम यूटिलाइज हुआ या मुझे नई चीज सीखने को मिली. तो इंशाल्लाह ताला इस चीज को आगे लेते हुए हम जो है वो इस सेशन को कैरी ऑन करेंगे. और मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ टू ऑल द ऑडियंस हु हैव ज्वाइंड अस फिजिकल ऑन कैंपस एट यूएक्सएल एंड ऑनलाइन एज वेल, क्योंकि ये हम सेशंस ऑनलाइन भी कर रहे होंगे और ऑन कैंपस कराची में भी कर रहे होंगे. हाइब्रिड ट्रेनिंग हो रही होगी ये. और लेट अस स्टार्ट द एजेंडा ऑफ टुडे सेशन के आज का एजेंडा क्या है इसके बारे में जानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज कि क्या क्या इसमें जो है वो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे ले करती हैं. फर्दर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लर्निंग आउटकम्स कि सर वंस आई कंप्लीट द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ टैक्सेशन तो मेरे पास क्या क्या आउटकम आ जाएगी, मुझे क्या क्या सीखने को मिलेगा, या व्हाट इज द थिंग दैट आई विल बी लर्निंग व्हेन आई कंप्लीट दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम. तो व्हाट आर द स्किल्स, मिसाल के तौर पे क्या मुझे टैक्स फाइलिंग के रिटर्न्स करना आ जाएंगे या नहीं आएंगे. क्या मैं जो है वो अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आ जाता है तो क्या मैं उसको इनकम टैक्स के बारे में कुछ कंसल्टेंसी दे सकता हूं या नहीं दे सकता. या मेरे पास अगर ऑनलाइन एफबीआर का पोर्टल है उस पोर्टल पे क्या मैं रिटर्न्स अपने फिल कर सकता हूं या नहीं कर सकता. तो ये इस तरीके के कुछ ऐसे ज़ाहिर क्वेश्चंस होंगे जो आपके माइंड में होंगे. तो वो क्या स्किल्स मेरे पास आ जाएंगे वंस मैं ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लूं. देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टैक्सेशन लॉज के क्या क्या टैक्सेशन लॉज हैं जो अप्लाई हो रहे हैं हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में, और उनको कैसे हम जो है वो उसमें से एडवांटेज लेते हुए हम अपने क्लाइंट्स को, चाहे हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हों ड्यूरिंग द प्रैक्टिस या फिर कहीं किसी कंपनी में या फर्म में हम एज एन एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे हैं, दोनों साइड पे हम
अपने जो क्लाइंट है या एम्प्लॉयर्स को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं थ्रू द टैक्सेशन स्किल सेट, तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे। और उसमें जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे कि इस प्रोग्राम का क्या शेड्यूल होगा, और अलोंग विद दैट शेड्यूल के साथ साथ इसकी क्या फी होगी, और एक बेहतरीन स्पेशल ऑफर भी होगी आप सबके लिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि जब आपका टाइम अब कीमती आपने लगाया है, यहाँ पे आप आए हैं अपना कीमती टाइम निकाल के, तो हमारा ये फर्ज है कि हम आपको उसके रिटर्न में इंटेलेक्चुअली एलिवेट करें कि आप नई नई चीजें सीखें, लेकिन इंटेलेक्चुअली एलिवेट करने के साथ साथ हम आपको रिवॉर्ड भी दें इन टर्म्स ऑफ फी डिस्काउंट। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द एंटायर डेमो ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम A to Z आपकी जो है वो टैक्सेशन की कंप्लीट ओरिएंटेशन अलॉन्ग विद जो है वो डिस्काउंट ऑफर भी शेयर करेंगे। नाउ मे आई प्लीज रिक्वेस्ट विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, कम ऑन प्लीज, कम ऑन, नहीं है भाई। चले विद अ ह्यूज राउंड ऑफ प्लीज मे आई वेलकम माहिर आलम सर, माहिर आलम जो कि यहाँ पे आपको इस टैक्सेशन की ट्रेनिंग के लिए फर्दर आगे लीड ऑन करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज हैं इस करियर में, क्योंकि वो खुद फर्म चला रहे हैं। तो ही हैज एन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट डे टू डे चैलेंजेस आर कमिंग। मिसाल के तौर पे कोर्ट में अपील्स हो रही होती हैं, तो अपील्स में जाके वो जब क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसकी क्या सिचुएशंस होती हैं। एक डे टू डे मैनेजिंग पार्टनर कैसे रन करता है एक फर्म, और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या नई ट्रेंड्स आ रहे हैं टैक्सेशन में, क्या क्या नए नए टैक्सेशन के लॉज आ रहे हैं जो एप्लीकेबल हैं, जिनसे हमारी लाइफ इंपैक्ट हो रही है, और हमारे पाकिस्तान का टैक्सेशन किस तरीके से आगे फ्यूचर में जा रहा है, वो और इससे ज्यादा बेहतर कौन बताएगा जो कि खुद एक अपनी फर्म लीड कर रहा हो ओवर द मेनी इयर्स। तो नाउ may I please welcome Mahir Alam to please continue the session and enlighten the students. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। और फरहाद साहब ने अच्छा बल्कि बड़ा वास्ट किस्म का जो है वो क्या क्या इंट्रो दे दिया है मेरा। लेकिन मेरा नाम सैयद माहिर आलम है और एज ऑफ द डेट नाउ आज के दिन तक मैं अपनी फर्म जो है वो मैनेज कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। प्रैक्टिकली मैं टैक्स, ऑडिट, एडवाइजरी, ये सारे रोल जो हम प्ले करते हैं एक फर्म की अम्ब्रेला में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म करती है, हम वो प्ले करते हैं। सिचुएशन अवेयरनेस से जहाँ तक ताल्लुक है, तो सिचुएशन अवेयरनेस जो होती है वो हमेशा जब आप सीट के ऊपर आते हैं तो स्टार्ट होती है, और सिचुएशन की अवेयरनेस आप उस वक्त डिसमिनेट करना शुरू होते हैं जब आप उस सीट से थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करके देखते हैं। रीजन ये कि जब आप सीट पर होते हैं तो आप एब्जॉर्बिंग पावर पे होते हैं, जब सीट से खुद को अलग करते हैं और उस टेबल की साइड पे जाते हैं जहाँ पे चीजें जो है रेस्ट्रिक्टेड हो, तो आप उसको हैंड ओवर करते हैं। तो आइडिया इस सेशन का शुरू से ये रहा फरहान भाई के साथ कि एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जाए जो कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को लेके चले, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को टच करें, और एंड ऑफ द डे इतनी कैपेसिटी जरूर डेवलप करें कि आप कुछ ना कुछ कर सकें, कुछ ना कर सकें, एटलीस्ट अपने रिटर्न को जो है वो मिनिमम फेलियर के साथ फाइल कर सकें। आप कुछ नहीं कर सके, दैट्स इट। आप सिंपली जो कुछ आपने सीखा, जो कुछ आपने समझा, आप उसको प्रैक्टिकली कहीं पे नहीं अप्लाई कर सके। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो का डिस्कशन कर रहा हूँ, अभी हम उसके आगे जाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट इतनी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग हो कि जो भी इनकम आप अर्न कर रहे हैं, कोई भी नेचर की इनकम, जब एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर, फाइनेंशियल ईयर, वो चीज इमर्ज होती है कि जी आपको अपनी फाइलिंग करनी है, तो एटलीस्ट विद द मिनिमम लूप होल्स, विद द मिनिमम फेलियर, विद द मिनिमम लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप उसको शेयर कर सके, आप उसको फिल कर सके। ये मिनिमम अंडरस्टैंडिंग है। इससे एक स्टेप हम ऊपर जाते हैं, क्या कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज, वैल्यू एडिशंस आपके अंदर मौजूद हो कि आप अपने लिए तो काम कर रहे हैं इन बेस्ट सर्कमस्टेंसेस, आप दूसरों को भी वही चीज प्रोवाइड कर सकते। अब दूसरा कोई भी हो सकता है। हम राइट इमीडिएटली देखते हैं आपके बाद आपके दूसरे कौन होते हैं, विदाउट मॉनेटरी कंपनसेशन, आपके फैमिली मेंबर्स, आप उनको सर्व कर सकते हैं, फ्रेंड्स आपके यहाँ सर्व कर सकते हैं। आप मजीद कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि नहीं यार मैं इनको बेहतर सर्व कर रहा हूँ, मुझे इसको थोड़ा सा और कमर्शियल टर्म्स पे जाना चाहिए। कमर्शियल टर्म्स क्या हो सकती है? एक आपका एम्प्लॉयर हो सकता है, आप उसको सर्विसेज दें। दूसरा, आप एक जनरल ऑर्डर सर्विसिंग में चले जाएं, आपके पास दुनिया में स्कोप बहुत बड़ा है, आप अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं, अपना टाइम सेल कर रहे हैं, जितनी अच्छी क्वालिटी रखेंगे लोग उतना आपके साथ अट्रैक्ट होंगे। आज के इस दौर में सबसे अच्छी जो ब्रांड मार्केटिंग है वो क्या चीज है? कभी थोड़ा इस पे एनालिसिस कीजिए। वर्ड ऑफ माउथ, सोशल मीडिया कह लें आप उसको, सबसे अच्छी ब्रांडिंग ये किस तरह होती है?
इसकी साइंस कोई मुश्किल नहीं है, ये शुरू होती ही आपकी गुड एट्रीब्यूट से। सोशल मीडिया को अगर आप देखते हैं तो सोशल मीडिया में आपकी एक पिक्चर डेवलप हुई है। वो पिक्चर बूस्ट कैसे हो रही है? वो उस इनपुट से हो रही है जो आप उसमें कर रहे हैं, और वो जो पॉजिटिव साइड थी वो एक्चुअल नहीं भी हो सकती, एक्चुअल हो भी सकती है। जब आप एक्चुअल सिनेरियो में 1-to-1 कन्वर्सेशन में आते हैं, तो जब तक आपकी जो एक प्रमोशन है वो उस वक्त होगी जब आप एक लेवल ऑफ कंफर्ट दूसरे को प्रोवाइड करें। वो कंफर्ट क्या होगा उस एक्सचेंज में? आपकी लेवल ऑफ सर्विस। तो आइडिया इस कोर्स को करने का वो यही था। हमने ब्रास रूट से कहा कि यार इतनी कैपेबिलिटीज तो आए कि आप अपना रिटर्न कर लें, और आप अपने अंदर अगर इतनी टैलेंट ला सकते हैं, इतनी वैल्यूएशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर ट्रेनिंग, आवर सेशन, आवर इंटरेक्शन, कि आप उसको एक्सपेंड कर सकें, तो दुनिया बहुत बड़ी है। एक बेसिक लर्निंग का लड़का, बेसिक लर्निंग का स्टूडेंट, इसको ये पता है कि टैक्स के कानून में इनकम की नेचर क्या है, हर इनकम जो है वो ट्रीट किस तरह होगी टैक्स के कानून में, ये बेसिक है। ये ट्रीट करना उसको आता है कि नहीं आता, ये अभी हम नहीं जा रहे उसको ये पता है कि ट्रीट कैसे होगी, एटलीस्ट वो उस बात पर है। अगर इतनी नॉलेज के साथ भी कोई लड़का चलता है तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा किसी भी जॉब सीकिंग इंटरव्यू में, किसी भी सिटिंग में फ्रॉम अदर्स। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। एक स्टेप उसके ऊपर जाते हैं कि आपको ये भी पता है कि यार ये सेट्स ऑफ इनकम है या ये इनकम है, इनकी ट्रीटमेंट ऐसे होती है, और उसमें जो आसान चीजें, आसान हेड्स हैं, उसकी ट्रीटमेंट भी आपको आती है, आप एक स्टेप अहेड हो। ये सारी क्वालिटीज है। हमारा पार्ट इतना है कि हम आपको एक इंट्रोडक्शन देंगे टैक्सेस का, उन लॉज का जो टैक्सेस गवर्न हो रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के बाद हम आपको एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देंगे। ये लॉज जो हैं ये एक्चुअली कहाँ पे लिखे हुए हैं, ये कानून जो लिखा हुआ है, और आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी। जो लिखा हुआ कानून होता है समटाइम बेयर रीडिंग में वो नहीं होता, बैक एंड ऑफ द थिंग्स बहुत सारी चीजें होती है, तो वो किस तरह होगा। उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जो फॉर्म्स ऑफ रिटर्न है, कानून जो है वो अल्फा है, उसका न्यूमेरिक वर्जन क्या है, वो सारे फॉर्म्स है जो क्या आपके पास आईआरएस में। तो अल्फा का इम्पैक्ट न्यूमेरिक पे कैसे जाएगा वो हम आपको आइडिया दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, हम आपके सामने प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद उस एस्पेक्ट की जो गैप मैनेजमेंट है वो अंडरस्टैंडिंग होगी, एक्चुअली वो डिस्कशन। हम आपको कानून जो भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का है वो हम आपको पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो एक थोड़ा मैनर में समझाएंगे, उसका न्यूमेरिक्स वर्जन भी बताएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमारा और आपके दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग, केले ले ले। ये डिवाइडर है, ये पिन लग जाएंगे। ये लगा के देखो वो क्या गैप रह गया, वो गैप रह गया प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे इसमें तो शायद आवाज आ रही है, लेकिन स्लो क्यों है इतनी आवाज? ये निकाले वो गैप अंडरस्टैंडिंग का जो होगा वो दूर होगा हमारे डिस्कशन से। हम प्रैक्टिकल सिनेरियो डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर सामने वाले के पार्ट से उसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल नहीं शेयर होता तो प्रैक्टिकल सिनेरियोस फिर हम ये शो रन करते हुए निकल जाएंगे। तो इन सारी चीजों का जो एस्पेक्ट है, जो जनरल अंडरस्टैंडिंग, हम पूरी प्रेजेंटेशन को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन इसका पूरा फ्रेमवर्क ये कि हम आपको डिलीवर करेंगे कानून, उस कानून की उर्दू में कहते हैं जानकारी, उस कानून को किस तरह से जो है हम सबमिशन की तरफ लेके जाते हैं, सबमिट करेंगे, उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती आ रही है हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, हम जो देख रहे हैं डे टू डे बेसिस, क्योंकि हम रिटर्न फाइलिंग भी करते हैं, हम नोटिस के रिप्लाईज, केस कंटेस्ट भी करते हैं, हम केसेस के डिसीजंस भी देखते हैं, असेसमेंट जिसको हम कहते हैं। उन केसेस पे जब वो फेवरेबल नहीं होते तो उनके जो हमारे पास एपलेट फोरम्स हैं, हम उनकी अपील्स भी फाइल करते हैं। एपलेट फोरम पे भी हम कंटेस्ट करते हैं। एपलेट फोरम के बाद सेकंड एपलेट फोरम जो है हम उस पर भी कंटेस्ट करते हैं। इवन उसके बाद जब चूंकि लॉयर्स की इंटीमेशन हाई कोर्ट तक है, तो फिर वहां तक के जो केसेस हम देख रहे हैं, तो हम एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द केस जो है, एक पूरी चेन है, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंडिंग वो है जो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हो रही है, वो उसका इफेक्ट हम ट्रिकल डाउन करने की कोशिश करेंगे आपको, ताकि एटलीस्ट जो सिनेरियो ऑफ द क्लास है वो इस लेवल तक जरूर जाए कि आप कभी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई सिनेरियो फेस करें तो एटलीस्ट उसकी आइडेंटिफिकेशन कि ये क्या हुआ है, और अगर कुछ उसको बेहतर करना है क्या करना जरूरी है वो इनिशिएट कर सके। ये हमारा प्रिंसिपल है। हम ये कहीं पे क्लेम नहीं कर रहे कि आप जब ये सेशन कर लेंगे तो आप जो है वो एक्सपर्टीज इतनी डेवलप कर लेंगे कि आप बाहर निकल सब कुछ सही करने नहीं हो सकते। इट विल टेक टाइम, a lot of time, but marching toward the right path ये हम कोशिश करेंगे कि आपको ट्रैक पे चढ़ा दिया जाए, जहाँ पे आप प्रॉब्लम को देख के बता सकें कि ये प्रॉब्लम है, इसकी नेचर क्या है, उसको सही करने के लिए कहाँ पे से इसको कंसल्ट करना स्टार्ट किया, दैट्स इट। उसके बाद जो सारी चीजें वो आपके एक्सपीरियंस, ये सिनेरियो जो आपके पास एक प्रेजेंटेशन में, ये एक लोअर लेवल सिनेरियो समझ सकते हैं, ये मंजिल नहीं होती, ये अर्निंग पैटर्न है
आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है कि आप एक सेशन को अटेंड कर लेंगे तो आपका ये बेयर मिनिमम समझ में। आज कोई भी लड़का जो ग्रेजुएट है उसे टैक्स की इतनी नॉलेज है कि वो आइडेंटिफाई कर सके, देखे कि यार ये टैक्स की क्या इनकम की नेचर क्या थी, ऑर्डिनेंस में कौन सा ऐसा सेक्शन है जो इन नेचर्स को डील करेगा। अगर वो इतनी रखती है तो मैं आपको ऐसा कहता हूँ कि इस बेयर मिनिमम पे एम्प्लॉयमेंट लेवल उसका अवेलेबल है। एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा जबरदस्त सा कॉन्सेप्ट है। हम बहुत जगह पे देखते हैं कि नौकरियों का लोगों को प्रॉब्लम होता है कि ये नौकरी नहीं है, ये नहीं। थोड़ा सा उसको रिवर्स ऑर्डर में देखो, अपॉर्चुनिटीज भी आपको बहुत सारी नजर आती हैं, लोग आपसे कह रहे होते हैं, न्यूज़पेपर में आपको मिल रही है। तो गैप कहाँ पर है? गैप लर्निंग का। राइट मैन टू राइट पर्सन टू राइट पोजिशन, सही आदमी सही जगह के लिए। ग्रेजुएट इस लेवल पे जाएगा, एम्प्लॉय रहेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। हायर अप इस जगह पे जाएगा, एम्प्लॉयर ही रखेगा, रिस्क है। जो आदमी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन रख के लोअर जॉब पे जाता है उसकी भी जॉब जो लोअर पे नहीं होती। हम समझते हैं कि अगर ज्यादा पढ़ा लिखा एक्सपीरियंस आदमी चला जाएगा तो हो जाएगी, नहीं होती। रीजन क्या है? रीजन ये कि एम्प्लॉयर को भी ये पता है कि ये जिस लेवल का आदमी है मेरे पास आएगा, टेम्परेरी आएगा, मैं 4 6 8 महीने इस पे इन्वेस्ट करूंगा इन दैट सेंस कि ये मेरे पास रहेगा, लर्न करेगा, सीखेगा, 6 महीने बाद ये मुझे डिलीवर करना स्टार्ट करेगा। मीनवाइल इसकी पोजीशन, इसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, इसकी अपॉर्चुनिटी मार्केट में इमर्ज हुई, ये फ्लाई कर जाएगा। तो बीइंग एम्प्लॉयर मैं इसको फेस करता रहता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। तो एम्प्लॉयर क्या देखता है? वो देखता है कि यार इससे करीब के लड़के, इस नॉलेज के करीब क्यों, बहुत दूर ना हो और आगे का तो बिल्कुल ना हो, थोड़ा कम स्टैंडर्ड का भी होगा चल जाएगा, वो 4 6 महीने में वो स्टैंडर्ड का। सो ये जो बेयर मिनिमम वाली चीज है, ये स्किल्स डेवलप हो चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको खुद को पोर्ट्रे करना है ऐसे इंटरव्यू में कि आपके पास ही अवेलेबल है, आप इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। कहीं पे भी आपसे ओवर स्किल्ड रिक्वायरमेंट नहीं मांगी जाएगी। एम्प्लॉयर इस पैटर्न पे थोड़ा लोअर स्किल का लड़का हमेशा प्रेफर करेगा ताकि वो लर्न करके आप उसके पास सस्टेन करें, 2 2.5 3 साल उसके पास लगाएं, 6 8 महीने वो इन्वेस्ट करेगा, उसका भी राइट है कि वो साल 2 साल आपसे सर्विसेज लेके अपने आप को फ्लरिश करें। सो ये अंडरस्टैंडिंग का गैप है। आउटकम्स, आउटकम का सबसे पहला पोर्शन आपको क्या मिलेगा? एक स्पेसिफिक एरिया जो टेक्सास का है, नॉलेज बिल्डिंग है। वो नॉलेज बिल्डिंग आपकी हर एरिया में काम आएगी, पर्सनली काम आएगी, प्रोफेशनली। वो नॉलेज जो है वो बेस है। टेक्सास के अंदर जो चेंजेस हैं वो ड्रामेटिक ना हमने देखी है अब तक, ना हुई, और ना हमारे स्ट्रक्चर में, पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में ड्रामेटिक नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 180 डिग्री लॉ पूरा चेंज होगा। लॉ के कुछ कंपोनेंट चेंज होते रहते हैं, कुछ चीजें उसके अंदर नहीं आती हैं, कुछ पुरानी चलती हैं, बट ये कभी नहीं होता तो 180 डिग्री पूरा कानून तब्दील हो जाएगा। ऐसा हो ना, वो रनिंग फेज के अंदर ही कुछ चीजों को, फेस को थोड़ा सा आप कहते हैं ना वो डेंटिंग पेंटिंग है, जस्ट लाइक दैट पॉलिश पेंटिंग, वो आपके पास डेवलप होंगी। हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम आपको, जब आपके कोर्स कंप्लीट हो तो आपको ये पता हो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है उसका स्कोप क्या है, यानी ये जो कानून है वो उसके अमल अलमदार किस पे होती है, कहाँ पे हम कानून को अप्लाई कर सकते हैं। सेल्स टैक्स एक्ट कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, ये 2 कानून। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इतना बड़ा है, अगर हम साल भर भी पढ़े तो मेरा ख्याल है टाइम कम है, इतनी बड़ी चीज है। लेकिन क्या उसके कोर आइटम्स हैं जो आपको बता दिए हैं, तो रेस्ट आप जो है वो साथ कवर करें। ये हमारी इसमें हो रही है, हम आपको जो हर हेड ऑफ इनकम के अंदर जो कोर आइटम है हम आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग दे दें, रेस्ट की कवरेज आप जो है वो ब्रांचेस जो है वो आप कवर करें, डिस्कस करें। हमारे पास अगर आप आएंगे, हम वीक में 2 क्लासेस रखते हैं, 4 5 दिन आपके पास है, हम एक टॉपिक अगर करते हैं आपके साथ तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी चीजें एक बार स्टडी करें, नेक्स्ट सेशन में आप डिस्कस करें। डिस्कस करने में कोई शर्म या कोई चीज, सीखने के लिए आदमी आता है, आपसे मैं सीखता हूँ, मुझसे आप सीखेंगे, साइकिल इसी तरह चलेगी। ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है। हमने कोशिश की है कि कोर्स को 2 हिस्सों में तकसीम करें। क्वाइट पॉसिबल, ये मुमकिन है कि ये कोर्स की डिवीजन जो है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कहीं पे ओवरलैप भी करे, और हम इसको जाने देते हैं। ओवरलैपिंग कोई बुरी चीज नहीं है, आप लोगों का फायदा है कि एक चीज जो है आप लोगों को दोबारा से रिपीट हो जाएगी, एक रिफ्रेशर आ जाता है। वो क्यों हमने इसको डिवाइड करने का पर्पस ये कि जो पहला हिस्सा होता है ना कानून का, वो समझाने वाला वो मुश्किल होता है, चलना मुश्किल होता है, चलने के बाद स्पीड बढ़ानी मुश्किल है, कदम रखना मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमने इसको डिवाइड किया है कि जो आसान चीज है एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल डिजाइन की, वो हम लेवल 1 में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लें, आप लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग दे दें। और जब वो लेवल 1 की चीजें अपनी असल फेज में आएंगी, जो उनकी इम्प्लीकेशंस है वो नजर आना शुरू होंगी,
तो फिर हम आपको एक फेज को स्पीडी में ले जाए ताकि लेवल 2 में फिर आपके साथ कॉम्प्लेक्स चीजों को थोड़ा डिस्कस करें, तो आपको थोड़ा सा आइडिया, वरना अगर हम दोनों को मिक्स करके चलेंगे तो माइट पॉसिबल है कि हम जब कॉम्प्लेक्स चीज डिस्कस कर रहे हैं और उसके पीछे उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो वो कॉम्प्लेक्स सारी चीजें वो भी आपके पास से अंडरस्टैंडिंग का हमारे पास सिंपल सा यही। इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, सबसे पहले जो टैक्स है वो लागू किस पे होगा, कब लागू, यही सवाल है ना कि टैक्स लगेगा किस पे और कब लगेगा, बुनियादी सवाल। सबसे पहले हम ये इसको डिस्कस करें। पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो किन पे लगता है, जिन पे लगता है उनकी किस आमदनी पे लगता है, ये दो सवाल है। तो हम सबसे पहले वो लोग, इसका उस कानून में एक लफ्ज दिया हुआ है पर्सन, तो पर्सन का जो वर्ड कानून में वो बेसिकली सिर्फ इंडिविजुअल पे नहीं है, वहां वो पर्सन पे पार्टनरशिप को भी कवर करेगा, वहां वो पर्सन पे कंपनीज को भी कवर करेगा, तो सबको कवर करेगा एक सिंगल हेड में पर्सन। तो पर्सन जो है वो किस वक्त टैक्स की अम्ब्रेला में अंदर जो है वो ऑर्डिनेंस के तहत आएगा, और वो पर्सन अपनी किस इनकम के लिए आएगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है उसके अंदर एक बहुत बहुत प्रिंसिपल, एक कहते हैं ना बुनियादी चीज है, वो ये कहता है कि जी हर वो आदमी टैक्स देगा इंडिविजुअल, फिर वो कहता है कि नहीं हर पर्सन टैक्स देगा। कौन? नंबर 1, हर वो आदमी जो पाकिस्तान में 183 दिन मौजूद रहा, फिजिकल स्टेट। ये थोड़ा सा ना बारीकी वाला है, थोड़ा सा जब इसको डिस्कस करेंगे तो और समझ आएगा। हर वो शख्स जो 183 दिन से ज्यादा पाकिस्तान में रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ उसने कमाया उस पर टैक्स देगा। इसके अलावा उसने अगर दुनिया में जो कुछ कमाया उस पर भी पाकिस्तान में टैक्स देगा। अब मुश्किल चीज शुरू हुई ना, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ना आवाज इंट्रोडक्शन में दे रहे हैं इसको। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि हर आदमी इंडिविजुअल पाकिस्तान में 183 दिन में रहा है अगर, या इससे ज्यादा रहा है, तो जो कुछ उसने पाकिस्तान में कमाया उस पर तो टैक्स देगा ही देगा। इसके अलावा अगर उसने दुनिया में कहीं और भी कुछ कमाया है तो उस पर भी पाकिस्तान में टैक्स देगा। ठीक है, ये कानून की बेयर रीडिंग है। फिर उसने नीचे दो बातें और बताई कि जो कुछ उसने दुनिया में कमाया, अगर उसने दुनिया में जहां पे वो कमाया और उस पर टैक्स दे दिया है तो उस टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। टैक्स यहां पे खत्म नहीं होगा, जो टैक्स दिया है उसका क्रेडिट मिलेगा। यहाँ पे लाइबिलिटी पूरी बनेगी, वहां की इनकम यहाँ की इनकम मिला के, तो जो वहां दिया है उसका क्रेडिट मिलेगा, उसकी कंडीशन है। दूसरी बात कि अगर जिस मुल्क में उसने इनकम कमाई उसके साथ आपकी टैक्स ट्रीटीज है, अगर वहां उसने टैक्स दे दिया और वो ट्रीटी वाली कंट्री है तो यहाँ टैक्स नहीं होगा। तो ये एक सिनेरियो आ गया, मैंने एक चीज से 183 दिन से ब्रांच जो है वो कहां तक चली गई, वो ट्रीटी तक चली गई। तो ये अंडरस्टैंडिंग है ऑडियंस की। अच्छा, यहाँ पे उसने बात की कि जो आदमी 183 दिन पाकिस्तान में मौजूद होगा, यहाँ उसने ये बात नहीं की कि वो पाकिस्तानी होगा या नहीं होगा। नेशनैलिटी का जिक्र नहीं है, तो ये जहन में रखिएगा कि कानून जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो नेशनैलिटी पे फोकस या उस पर एम्फेसाइज नहीं करता, वो फोकस करता है आपके फिजिकल स्टे पे। जर्मन है, ब्रिटिशर है, नॉर्वेजियन है, नाइजेरियन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 183 डेज पाकिस्तान में रहा है, जो कुछ पाकिस्तान में कमाया उस पर भी टैक्स देगा, जो कुछ उसने अपने मुल्क में कमाया वो भी कंप्यूट होगा, सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी या सब्जेक्ट टू टैक्स क्रेडिट जो वहां टैक्स है। ठीक है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। क्या इसके नीचे और है वो जब स्टार्ट करेंगे उसमें। अच्छा, अब दूसरा सवाल आया कि जी बंदा तो 183 दिन वाला है, टैक्स देने की बात हो रही है, क्या टैक्स देगा, किस चीज पे देगा। तो फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि भाई मेरे पास हेड्स ऑफ इनकम है, मैं उसमें उसको क्लासिफाई करूंगा जो आपने कमाया है, और जिस क्लासिफिकेशन में आपकी इनकम होगी उस क्लासिफिकेशन के मुताबिक उसकी टैक्सेशन होगी। मिसाल के तौर पे बंदा यहाँ वो सैलरीड पर्सन ऊपर ही है, वो सिर्फ सैलरी ले रहा था, तो आपके पास जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सैलरीज दी हुई है सेक्शन 12 13 के अंदर उसकी टैक्सेशन है 149 उसकी, उसके तहत उसकी टैक्सेशन होगी। सैलरी के अलावा कोई और इनकम नहीं है तो जो इनकम उसकी सैलरी के ऊपर टैक्स हो गई, उसकी लायबिलिटी क्लोज हो गई। दूसरी उसके पास सोर्स ऑफ इनकम और निकल आई कि भाई वो सैलरी तो ले रहा था लेकिन उसके पास जो घर था उसके 2 पोर्शन और थे, उसने रेंट पे दे दिया, नई सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हुई, वो थी उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम।
अब ऑर्डिनेंस कहता है चूंकि ये क्लास ऑफ इनकम अलग है तो मैं इसकी टैक्सेशन थोड़ी डिफरेंट से करूंगा। फिर उसके पास से उसकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स थी, उसको डिविडेंड आ रहा था, कुछ बैंक डिपॉजिट थे उसमें प्रॉफिट आ रहा है। सिंपली ऑर्डिनेंस से बोला कि नेचर ऑफ इनकम डिफरेंट है, मैं इसकी टैक्सेशन डिफरेंट करूंगा। तो इसी तरह आपके पास उसने सैलरी के साथ साथ वो बिजनेस भी कर रहा था, तो बिजनेस इनकम उसके पास आई, उसकी टैक्सेशन डिफरेंट है। तो ऑर्डिनेंस ने पहले यह सर्टेन किया कि मुझे इस आदमी से टैक्स लेना है, किस इनकम पे लेना है, फिर वो सर्टेन करेगा जिस इनकम पे लेना है तो कितना है। ये पूरा कानून है। इस कानून के अंदर रहते हुए हमें सर्टेन करना है पहले हिस्से में इनकम कौन सी है, कितना टैक्स बनेगा। दूसरा हिस्सा जो इसका है, जब आपका टैक्स बन गया तो टैक्स पे कैसे होगा, और पे होने के बाद गवर्नमेंट को रिपोर्ट कैसे होगा। जो साइकिल हम देखते हैं फाइलिंग की, वो है रिपोर्टिंग साइकिल। पहली साइकिल थी हमारे पास कंप्यूटेशन साइकिल, असेसमेंट साइकिल। हमने सेल्फ असेसमेंट की कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, इतना टाइम हो गया, तो मैं पाकिस्तान की सारी इनकम के लिए टैक्सेबल हूँ। मेरी इनकम की स्ट्रीम्स ये हैं, तो हर स्ट्रीम्स का जो लॉ है उसके मुताबिक इतना मेरा टैक्स बनेगा। ये पीरियड ऑफ पेमेंट दिया हुआ है, इस पीरियड में वो टैक्स मैं पे करूंगा, और साल के जब एंड हो जाएगा तो जो मेरे पास एक टाइम दिया हुआ है, उस टाइम के अंदर जो स्टैंडर्ड फॉर्म अवेलेबल है, अब तो आईआरएस का अकाउंट है, उसमें आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से रिटर्न के सारे, तो उस फॉर्म के अंदर में उसके रिस्पेक्टिव एरियाज में वो इनकम और उसकी जो टैक्सेस की अमाउंट है वो पुट करूंगा और मैं उसको सबमिट। ये पार्ट है जो कि टैक्स पेयर को, उसके कंसल्टेंट को, उसके एम्प्लॉई को, आप जो भी नाम उसको प्ले करना है। इस हिस्से को, पूरे हिस्से को, इसमें डिपार्टमेंट आपका एंगेज नहीं होगा, एफबीआर एंगेज यहां तक नहीं होगा। आपको उसने ये राइट दिया है कि आप अपनी टैक्सेशन का स्टेटस, अपनी इनकम की क्लासिफिकेशन, अपनी इनकम की कंप्यूटेशन और अपनी इनकम की रिपोर्टिंग खुद कर लें। आपने जो कुछ खुद से फाइल किए और एफबीआर ने उस पर 5+1 6 साल तक कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, तो जो आपने फाइल किया आपकी असेसमेंट को वो फाइनलाइज समझा जाएगा, वो इनकम आपकी जो है वो कंक्लूड हो जाएगी, आपके रिटर्न कंक्लूड हो जाएगा। हाँ, अगर उस 6 सालों के अंदर एफबीआर को लगा कि आपने अपनी टैक्सेशन की जो फाइलिंग की है, रिपोर्टिंग की है, उसमें गैप्स हैं, उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग के फ्लॉज हैं, उसमें कुछ फैक्चुअल इनकंसिस्टेंसीज हैं, वो उस इनकंसिस्टेंसीज को लेते हुए आपको इन्फॉर्म करेगा। उस इन्फॉर्म करने के प्रोसेस को कहते हैं नोटिस। वो आपको एक नोटिस करेगा कि भाई आपने जो रिटर्न फाइल की है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसमें ये फ्लॉज हैं, आप उन फ्लॉज की हमें एक्सप्लेनेशन दें, जवाब एविडेंसेस के साथ। ये जो नोटिसिंग असेस और उसके बाद की जो प्रोसीडिंग है वो कहलाती है असेसमेंट। आपने जो रिटर्न फाइल किया, अगर वो 6 साल तक एफबीआर में नहीं चेक किया, दैट्स इट, फाइनलाइज हो गया, सही था गलत था कोई क्वेश्चन अब नहीं था। लेकिन अगर उस पीरियड में, जिस पीरियड के में आपके फाइल करने से लेकर 6 साल के दरमियान डिपार्टमेंट ने अगर ये समझा कि कुछ ऐसी इसमें थी जो रिक्वायर करती एक्सप्लेनेशन, और उसने उसको पिक किया, तो फिर अब आपकी फाइनलिटी ऑफ योर रिटर्न जो है वो डिपार्टमेंट गया। एक बार उस पर अगर उसने नोटिस पिक कर दिया आपको, तो फिर अब वो असेसमेंट करेगा, और फिर वो उसको असेसमेंट और पास करेगा, तो वो आपकी जो है वो असेसमेंट होगी। आपकी वॉलंटरी फाइल हुई असेसमेंट जो है वो फाइनलाइज नहीं होगी। ये इसका पूरा प्रोसेस है। तो एक हिस्सा जो आपने प्ले किया, दूसरा हिस्सा जो उसके बाद डिपार्टमेंट प्ले करता है। इस ऑर्डिनेंस के अंदर बस ये 2 ही हिस्से हैं। अगर आप पूरा देखेंगे, कितना पोर्शन आपने प्ले करना है वो हम देख लेंगे, कहां से पोर्शन डिपार्टमेंट प्ले करेगा वो आप देख लेंगे। जब डिपार्टमेंट ने प्ले कर दिया, आपके ऊपर असेसमेंट कर दी, अब वो असेसमेंट ऑर्डर या तो आपको एक्सेप्ट करेंगे आप उसको, या आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक्सेप्टेबल है तो कोई इशू नहीं है, कोई कंटेंशन नहीं है। एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप जो है उसको फिर चैलेंज करेंगे। चैलेंज करने के फोरम्स है। अब फोरम्स में भी आपने भी पढ़ा होगा कि कुछ तब्दीलियां आ रही है। पहले हमारे पास स्टैंडर्ड, यानी आज तक जो स्टैंडर्ड फोरम्स थे, वो हमारे पास पहला फोरम था अपील, कमिश्नर अपील उसको। दूसरा फोरम हमारे पास था ट्रिब्यूनल, तीसरा था हमारे पास हाई कोर्ट, चौथा हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक आपके पास आउट ऑफ टर्न फोरम हमारे वो है टैक्स ओम्बड्समैन। लेकिन हम लोगों को प्रेफर करते हैं कि टैक्स ओम्बड्समैन के पास जो है वो असेसमेंट के केसेस ना जाए, क्योंकि असेसमेंट एक प्रोसीजरल केसेस है। ये आपके पास डिपार्टमेंट ने प्रोसीजर फॉलो किया, और आप ओम्बड्समैन के जाने के बाद अपने बहुत सारे फोरम ऑफ अपील लूज कर जाएंगे। ओम्बड्समैन को आपने अगर एक बार एंगेज कर दिया, तो फिर आपके बाद उसके बाद जो लेवल रह गया वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रह जाएगा। अगर आपके अगेंस्ट में ओम्बड्समैन भी आ गया तो फिर आप सदर पाकिस्तान को अपील करें, वो बहुत अनलाइकली कि सदर पाकिस्तान आपके फेवर में, वहां से जो कुछ भी आएगा वो आपके फेवर में बहुत अनलाइकली है, क्योंकि एंगेजमेंट आपकी नहीं है, वो ओम्बड्समैन को सुनेंगे।
डिपार्टमेंट को सुनेंगे, ओम्बड्समैन को सुनेंगे, आपको नहीं सुनेंगे। सो बेहतर ये होता है कि हम ये कहते हैं कि आपके नॉर्मल प्रोसीजर फोरम से अपील ट्रिब्यूनल, ताकि आपको एक से ज्यादा फोरम में किसी ना किसी फोरम पे आपको रिक्वायर्ड लेवल ऑफ रिलीफ जो है वो मिल जाए। तो ये किसकी अंडरस्टैंडिंग है। हमारे पास बिजनेस जो इन स्ट्रीम ऑफ इनकम है, नॉर्मली हम 5 तरह के हम देखते हैं: सैलरी, रेंटल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बिजनेस, पांचवी कौन सी है, याद है किसी को? कैपिटल गेन। आजकल बहुत शोर है जिसपे 7E का कुछ कॉन्सेप्चुअल डिजाइन जो आजकल आया हुआ है, उसके साथ ये लिंक हुआ हुआ है हमारे। तो ये ब्रांच है इसकी। 7E का कॉन्सेप्ट कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिस वक्त हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन की तरफ जाएंगे, छोटे छोटे एरियाज हैं, लेकिन टेक्निकली ज्यादा एंगेज हुए में आप लोगों को बहुत ज्यादा इनके बारे में सुनने को मिल रहा है, इसलिए कि बहुत फ्रीक्वेंट है। मेरे और आपके इसमें शायद प्रॉपर्टी जो है उससे रिलेटेड मैटर्स जो है वो ज्यादा हम सुनते हैं, तो ये आपको ज्यादा मिलेंगे। तो इंशाल्लाह जब ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन की तरफ हम जाएंगे तो इन दोनों के बीच में हम ये वाला पोर्शन जो है उसको भी कवर करेंगे। सैलरी ऑर्डिनेंस में सैलरी इनकम का हिस्सा बहुत थोड़ा सा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सबसे ज्यादा टैक्सेस के आप केसेस जो हैं, इन दैट सेंस जिनसे टैक्स आप कलेक्ट, नंबर ऑफ टैक्स पेयर कहते हैं, ज्यादा बेहतर। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टैक्स पेयर सैलरी इनकम में। ऑर्डिनेंस से बहुत छोटा हिस्सा है, 4-5 सेक्शन आपको नॉर्मल नजर आएंगे, उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है और आसान है। नहीं, अभी आपको सबसे टैक्स 300-350 टैक्स पेयर है जो आपके एलटीयू में रजिस्टर्ड है, उनसे नंबर ऑफ टैक्स पेयर इसमें आता है। अमाउंट ऑफ टैक्स वहां से 2-2.5 मिलियन से ज्यादा जो है वो इंडिविजुअल मिलता है आपको टैक्स सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट से, बिजनेस से। और एफडीआर को ऑनेस्टली स्पीकिंग सबसे ज्यादा जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो इंपोर्ट से हो रहा है। इंपोर्ट स्टेज पे जो टैक्स आ रहा है वो नॉर्मल टैक्स में आप रिजीम में अगर आप देखें 148 को अगर हम हटा देंगे, 148 का जो टैक्स है उसके अलावा जो टैक्स है तो शायद उसका हाफ भी नहीं, बहुत कम। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये रहेगी कि हम शुरू में सैलरी, कैपिटल गेन, रेंटल, अदर, इसको जरा सा कवर कर ले थोड़ा, और फिर हम इसको जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस से स्टार्ट करें। इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो ऑर्डिनेंस के अंदर बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, और जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में कवर, जितना कॉम्प्लेक्स एरिया वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में, क्योंकि इन्होंने इनकम फ्रॉम बिजनेस को थोड़ा एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स रखा भी, कंसल्टेंट की इंगेजमेंट भी यहीं से होती है। तो आपके पास भी जो मेजोरिटी केसेस कभी आप देखें, किसी ब्याह पे आप जाएं तो आप देखेंगे आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस के ही नजर आए। मेजोरिटी नोटिस जो होते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस से ही ज्यादा आपको, और एरिया सैलरी वगैरह के बहुत कम मिलेंगे, प्रॉपर्टी इनकम के भी आपको बहुत कम मिलेंगे, कैपिटल गेन का भी नहीं होता आपको, बहुत कम, मेरी नजर में भी बहुत कम आ रहे हैं। 7E के कुछ आए थे, अभी एक फ्लो चला था, जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो वो फ्लो भी रुक गया। इनकम फ्रॉम बिजनेस का रूटीन है, ये सेशन चलता है। तो इंशाल्लाह ताला ये इस कवरेज के अंदर हम इसको रखेंगे अपने पास। कंप्यूटेशन के बाद, हेड ऑफ इनकम के असेसमेंट के बाद, दो एस्पेक्ट्स को हम कोशिश करेंगे दो एंगल से। फाइलिंग की रिक्वायरमेंट दो हिस्सों में, एक तो टैक्स पेयर की अपनी फाइलिंग है, अपनी रिटर्न फाइलिंग, अपनी क्वार्टरली स्टेटमेंट्स की फाइलिंग। दूसरा टैक्स पेयर के पास जो फाइलिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो है विद रिस्पेक्ट टू विदहोल्डिंग एजेंट भी। आपका रोल ऑर्डिनेंस में दो तरह के आपको दिए गए, एक तो आप अपनी इनकम के लिए लायबल है, आप उस पर टैक्स देंगे, एक आप लायबल है एज ए विदहोल्डिंग एजेंट भी, कि आप अंडर द ऑर्डिनेंस अगर आप बिजनेस पेमेंट्स कर रहे हैं किसी को तो आप स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को स्पेसिफिक रेट के ऊपर असेस करेंगे, उनका टैक्स विदहोल्ड करेंगे, वो टैक्स स्पेसिफिक पीरियड में आप जमा कराएंगे, और जमा कराने के बाद उसके जो स्टेटमेंट है जमा करवाने का, समराइज रिटर्न है, वो एक स्पेसिफिक टाइम में आप जमा कि आपने जो पेमेंट्स की बिजनेस की उस पर ये टैक्स काटा, ये पे हुआ, और ये पे होने के बाद उस स्पेसिफिक पीरियड में उसकी समरी जो है वो आप एफडीआर को सबमिट करेंगे ऑनलाइन आईआरएस के थ्रू। ये एक रोल टैक्स पेयर का है। अच्छा, ये रोल उसके पास कब आएगा, ये भी ऑर्डिनेंस में दिया हुआ है। कंपनीज जो है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, उनके पास ये रोल शुरू से जब से वो इनकॉर्पोरेट, जो इंडिविजुअल और ईओपी है अगर वो साल में 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर कर रहे हैं तो उनके पास ये रोल है। अगर वो साल में 10 करोड़ से कम का टर्नओवर कर रहे हैं तो वो विदहोल्डिंग एजेंट का रोल नहीं प्ले करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस पेमेंट्स। अगर वो सैलरी की पेमेंट में विदहोल्डिंग कर रहे हैं या रेंट पे कर रहे हैं तो उसमें उनका रोल है। रेंट में भी 1.5 मिलियन की हमारे पास लेवरेज है। तो ये बहुत वन बाय वन चीजें हैं, वो हम इंशाल्लाह ताला उसको डिस्कस करते रहेंगे। और अलिंग को वही इसको पावर स्विच
यहाँ से तो ऑन यहाँ पे यहाँ पे ये और वो कुछ ऑनलाइन को बताते हैं। अब इंशाल्लाह रिज्यूम कर देता हूँ इसको। हो गई बस, ठीक पावर आ गई इसमें। ठीक ठीक no issues। अच्छा, हम यहाँ पे फाइलिंग के स्टेटस को अपना डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद हमारे पास अंडरस्टैंडिंग जो हम स्टार्ट करेंगे, यानी कंप्यूटेशन और टेक्स्ट पेयर फाइलिंग के बाद, कि हमारे पास जो सेकंड फेज है कि जब हमने फाइलिंग अपनी कंप्लीट कर दी और डिपार्टमेंट को हमारे पास कोई ऑब्जेक्शन नजर आता है, तो जो कम्युनिकेशन होगी, हमारी करस्पॉन्डेंस होगी, हम एक उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम आपको 1 से 2 केसेस स्पेसिफिक नेचर के वो डिस्कस करें आपके साथ। उसकी रूट कॉज क्या थी, क्यों ओरिजिनेट हुआ, वो डिस्कस करें। हमने उसके ऊपर क्या इनिशिएशन की, किस लेवल पे क्या डिस्कशन हुआ, किस लेवल के ऊपर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, जो हम करें। और एंड ऑफ द डे जो असेसमेंट की फाइनलाइजेशन हुई, यानी पूरा एक केस लॉ जो है प्रैक्टिकल, वो हम आपको दिखाएं कि उसका असेसमेंट हमारे फेवर में हुआ या अगेंस्ट हुआ। एक केस हम फेवर का रखते हैं, एक केस हम अगेंस्ट का। अगेंस्ट के बाद हम दिखा देंगे हमने इस पर क्या रिमेडियल लिया, हमने कहाँ पे अपील फाइल की, अपील का स्टेटस क्या रहा। कुछ अपील के हम आपको जो प्रैक्टिकली ऑर्डर्स भी वो शेयर कर देंगे कि हमारी अपील के ऊपर कुछ फेवर्स में हुए, कुछ अगेंस्ट में। अगेंस्ट में हो तो हम फर्दर कहाँ, हम ट्रिब्यूनल तक की एक करस्पॉन्डेंस की चेन है पूरी, फ्रॉम नोटिस टिल असेसमेंट। कोशिश करते हैं कि हम लोगों को दिखाएं ताकि एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन से फेमिलियर हो। कल को कोई कागज सामने आए, हमें पता तो चले कि ये कागज होता है किस फोरम की तरफ से जो ओरिजिनेट हुआ था। इसके कंटेंट्स होते हैं बेसिकली स्टैंडर्ड कंटेंट्स क्या है, केस टू केस जो उसका एक्चुअल क्रक्स है वो तो चेंज होगा। स्टैंडर्ड कंटेंट्स पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं और ये डॉक्यूमेंट क्या बता रहा है, हमें उसको पढ़ने का तरीका। टैक्सेशन का जब हम डिस्कशन करते हैं तो रिजीम्स की बात अब थोड़ी सी इतनी ज्यादा जो है वो इफेक्टिवली नहीं रही, लेकिन फिर भी अभी भी हमारे पास जब बिजनेस के एस्पेक्ट में जाते हैं तो रिजीम सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर हम देखें तो क्या होता है, मेरी लाइबिलिटी है, मैंने टैक्स पे किया। सिंपल वर्ड में ये होता है कि भाई मैंने एक्सेस अगर पे कर दिया है तो मेरा रिफंड बनना चाहिए, मुझे वो पैसे वापस मिले। मैंने कम पे किया है तो मैं रिटर्न के साथ उसको पे कर दूँ, मेरी एक्स्ट्रा लाइबिलिटी थी, मैं पे ऑफ करूँ, रिटर्न फाइल। पाकिस्तान में थोड़ा सा सिचुएशन डायनेमिकली चेंज है, हमारे पास लाइबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग में थोड़े से डिफरेंसेस है। ऑर्डिनेंस ये कहता है कि जी कुछ सेट ऑफ बिजनेसेस जिनकी स्पेसिफिक नेचर्स हैं, उनके पास अगर कोई टैक्स डिडक्ट हो गया विद होल्डिंग का, तो वो उसकी टर्मिनोलॉजी में जाएगा कि वो उसकी मिनिमम टैक्स ऑफ लाइबिलिटी। यानी अगर अगर नॉर्मल मैनर में एंड ऑफ द टैक्स ईयर उसका कोई रिटर्न के साथ कोई लाइबिलिटी कंप्यूट होती है और वो लाइबिलिटी उसके टैक्स विदहोल्डिंग के साथ जो टैक्स पेमेंट है उससे लोअर है, तो उसका रिफंड जनरेट नहीं होगा। उसका जो टैक्स कट गया वो टैक्स उसकी असेसमेंट में चला जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि जो मेरी लाइबिलिटी एज पर ऑर्डिनेंस है वो मेरी लाइबिलिटी है। अब मेरा टैक्स विदहोल्डिंग के थ्रू आया है या मैंने पे किया, जो भी उसका एक्सेस है वो मेरा रिफंड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। लॉ ये कहता है कि ऐसा नहीं है। लॉ सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा है जिसको कहता है कि जी उनके साथ ऐसा होगा कि अगर मैन्युफैक्चरर ने जो भी टैक्स पे किया या उसका किसी ने कोई टैक्स काट के जमा करा दिया, तो वो टैक्स उसकी लाइबिलिटी से कंपेयर होगा और एक्सेस जो है रिफंड में कन्वर्ट होगा। अगर वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, अदर देन मैन्युफैक्चरर कोई भी है, तो जो टैक्स उसका जमा हो गया वो उसका मिनिमम टैक्स, चाहे उसकी लाइबिलिटी जितनी भी है। तो ये एक रिजीम थोड़ी सी जो है ना वो कंट्रोवर्शियल कह लें आप, एग्रेसिव कह लें आप, लेकिन ये है कानून में ये मौजूद है। सॉरी क्या कह रहे हैं, इंपोर्ट रिजीम में, इंपोर्ट रिजीम मैन्युफैक्चरिंग में नहीं। अब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको सेल क्या कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं या इंपोर्ट आपने रॉ मटेरियल करके मैन्युफैक्चरिंग में लेगा, पहले तो क्वेश्चन ये है। अगर कमर्शियल रिजीम में चलेगा तो इंपोर्ट भी आपका मिनिमम हो जाएगी। जो टैक्स आपने इंपोर्ट से पे किया है और जो टैक्स लाइबिलिटी आपकी एसेस हुई उसके डिफरेंस के अंदर आपको कुछ मिलेगा नहीं।
मैन्युफैक्चरिंग अगर एज ए रॉ मटेरियल आपने लिया, इंपोर्ट किया और मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर लिया, तो वो आपका फिर एडजस्टेबल टैक्स है, वो यूज हो जाएगा, वो रिफंड में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोवाइडेड एंड ऑफ द डे आपकी लायबिलिटी जो है वो पेमेंट से कम हो। ठीक है। फाइनल टैक्सेशन की रिजीम आपको 2 या 3 हिस्सों में मैक्सिमम अब मिलती है। एक सबसे बड़ी अभी भी मौजूद है, पता नहीं अब आगे चल के रहेगी नहीं, वो एक्सपोर्टर्स के लिए। पाकिस्तान में जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनकी इनकम फाइनल रिजीम में फॉल कर रही है। उस हद तक जिस हद तक उन्होंने एक्सपोर्ट किए, वो 1% जो अपनी एक्सपोर्ट का जो है वो पे करेंगे टैक्स में, और उनकी इनकम जो है फाइनल फर्दर लायबिलिटी उन्होंने नहीं पे करनी, ये उनके पास एक अभी तक अवेलेबिलिटी है। अच्छा, उसके बाद सारी जो फाइनल रिजीम्स हैं वो आपके पास जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर, आपकी कोई इनकम नहीं है, सिर्फ डिविडेंड इनकम, कुछ नहीं, ना सैलरी ना बिजनेस, कुछ नहीं, तो जो डिविडेंड इनकम आपको मिली 15% उसको जो टैक्स काट लिया, ये फाइनल रिजीम है। आपके पास प्रॉफिट ऑन डेट, बैंक प्रॉफिट है, 50 लाख रुपए तक आपका बैंक प्रॉफिट है, तो जो बैंक ने 15% उसको डिडक्शन की वो फाइनल है, उसके बाद फर्दर नहीं। 50 लाख से आप ऊपर गए, आपकी वो फाइनल रिजीम 50 पे खत्म हो जाएगी, फिर आप नॉर्मल रिजीम। ये हमारे पास अभी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है जो फाइनल रिजीम की आप अवेलेबल है, आगे चल के शायद ये भी खत्म हो जाए। मिनिमम का हम डिस्कशन कर चुके हैं। टर्नओवर टैक्स रिजीम, ये रिजीम भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सिंप्लीफाइड वर्जन में हम देखते हैं तो हमारी टैक्स की लायबिलिटी क्या होती है, जो मैंने कमाया उस पर जो रेट अवेलेबल है वो मल्टीप्लाई करूंगा, जो टैक्स बनेगा वो मेरी टैक्स लायबिलिटी। ऑर्डिनेंस कहता है कि नहीं यार, इस तरह नहीं होगा, आपको 3 प्रॉन चलना है, 3 स्टेट लेवल पे आपको कंप्यूटेशन करनी है, फिर हम बताएंगे आपकी लायबिलिटी क्या। कहते हैं पहले प्रॉन में तो आप ये चले जाएंगे, जो आपकी इनकम है उसको आप मल्टीप्लाई करें रेट से, जो लायबिलिटी निकल आई आप उसको अपने पास रख लें। दूसरे में आप जाएंगे जो आपका टर्नओवर है, सेल कह लें आप, ग्रॉस रिसीट कह लें, उसके ऊपर आप 1.25%, अब तो रेट 1.5 भी था, अब 1.25 है। कुछ सेक्टर्स को उन्होंने छूट दी है, वो 0.25 दी है, एफएमसीजी वगैरह, लेकिन 1.25 का रेट आप अप्लाई करें, जो आपके पास वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप पहली वैल्यू से कंपेयर करें। ठीक है, ये 2 वैल्यूज को आप कंपैरिजन में रखते हैं। फिर उन्होंने तीसरी रिजीम दी, उसको हम कहते हैं एसीटी, ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स। वो ये कहते हैं कि जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट है, अभी हम टैक्सेशन में नहीं जा रहे, अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसका 17% निकालें, उसको एक तरफ लिखें। अब इन 3 वैल्यूज में से जो वैल्यू आई है वो आप पे करेंगे। ये ऑर्डिनेंस है। यहाँ से चीजें जर्मन होना शुरू हो जाती है ना, पहले वो नॉर्मल चल रही थी, अब थोड़ा जर्मन हो जाती है। वो क्यों कहता है, वो ये कहते हैं कि यार देखें, पाकिस्तान में बकौल डिपार्टमेंट वालों के कि यार टैक्स पेयर भी सही नहीं है, मेजॉरिटी बिजनेस लॉस दिखा रहे हैं, 20-20 साल से चल रहे हैं। बोलते यार ये कौन सी साइंस है कि एक बिजनेस जो है वो 20 साल से लॉस दिखा रहा है फिर भी सर्वाइव कर रहा है, कैसे मुमकिन। बिजनेस 2-3 साल अगर कंसिस्टेंटली लॉस दिखाएं तो उनकी सर्वाइवल खत्म हो जाती है, कैपिटल एरोड हो जाता है। ये 20 साल से चल रहे हैं, लॉस दिखा रहे हैं, कहते हैं कहीं ना कहीं कोई तो उन्होंने जादू की छड़ी चला रही है। तो कह रहे हैं यार पर हमें मसला नहीं, आप हमें टैक्स दो, तो आप भले लॉस दिखाओ, आप लॉस में है, आप अपने टर्नओवर का 1.25% दे दो। अब चूंकि आप टैक्स लॉस में, तो हाईली चांसेस है कि आप अकाउंटिंग लॉस में भी होंगे, क्योंकि अकाउंटिंग पीएनएल से ही आपका टैक्स पीएनएल बनेगा। तो जब अकाउंटिंग लॉस में आ गए तो टैक्स लॉस में भी आप आ रहे हैं, तो ठीक है आप हमें टर्नओवर का 1.25% दे दें, आप लॉस में रहें, हमें मसला है। फिर वो कहते हैं कि यार माइट पॉसिबल कि हमने आपको बहुत जगह पे इतनी कंसेशंस दे दी कि आप अकाउंटिंग प्रॉफिट में होते हुए टैक्स में लॉस में आ गए, बोला ये भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। तो उस सूरत में आप ये करें कि जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसका 17% निकालें, उसको 1.25% से मैच करें, और उनमें से जो ज्यादा है वो हमें आप पे कर दें। इन 2 कंडीशन में उन्होंने एक फेवर हमें दी, उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये आपकी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट नहीं है, तो हम आपको ये फेवर दे रहे हैं कि अगर आपने इन दोनों कंडीशन में टैक्स पे किया है, 1.25% रेवेन्यू का या 17% अकाउंटिंग प्रॉफिट का, तो वो पेमेंट आपकी लायबिलिटी से जितनी ज्यादा है वो आप 5 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर लें और 5 साल तक टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर लें। हम मजीद टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में नहीं लेंगे, क्योंकि 5 साल बाद ये भी लैप्स हो जाएगा। हाँ, ये नहीं हो सकता कि इस साल का 1.25% आप कैरी करके अगले साल के 1.25% एडजस्ट करें, आपको अगले साल 1.25% फिर दें। ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, मैं वही कहा ना कि अब हम कॉम्प्लेक्सिटी में शुरू में जाते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आगे चल के जब कंप्यूटेशनल एरियाज में जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज आना शुरू होंगी, नजर आए। ये टैक्सेशन है, ये नॉर्मल मैनर में आप किसी की भी आप वर्किंग करेंगे तो आपको ये नजर आए। रिफंड आप यूज करते हैं, अब उन्होंने एक कंडीशन ये दी कि वो रिफंड यूज होगा सिर्फ जिसका 170 का ऑर्डर हो चुका है, 170 अंडर सेक्शन का आपके पास रिफंड का ऑर्डर होगा। अगर आपका रिफंड रिटर्न में आया है सिर्फ और आपने उसकी असेसमेंट करवा के ऑर्डर नहीं करवाया तो आपके रिटर्न में क्लेम भी नहीं होगा। आपने के रिटर्न में रिफंड था, आपने क्लेम नहीं किया,
आप आपको रिफंड अगले साल एडजस्टमेंट में नहीं ले सकते। रिटर्न का फॉर्म लेगा ही नहीं उसको, नहीं, वो रिटर्न का फॉर्म उठाएगा उस रिफंड को सिर्फ इसके अगेंस्ट में एफबीआर आपको ऑर्डर कर चुका है, वो लेगा उससे। एक्सपोर्टर्स को मिल गए सबको, नॉन एक्सपोर्टर्स को अभी भी नहीं मिले। ये एक चैलेंज, 1.5 लाख सब कुछ हो सकता है पाकिस्तान में, क्या हो सकता है। हमारे पास डिपार्टमेंट की एम्पावरमेंट सही है ये कि वो किस सेक्शन के थ्रू हमारे पास जो है वो आपके असेसमेंट्स को ओपन कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है कम्युनिकेशन में इंशाल्लाह हम उसको करेंगे। यहाँ तक कोई ऐसी चीज डिस्कशन वाली थोड़ी सी वो डिस्कस कर लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो डिस्कस करना शुरू करें ताकि मैं उसको फिर थोड़ा सा आगे बढ़ूँ। जी, एनी क्वेश्चंस? यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद फिर वो फिजा जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है। एनी क्वेश्चंस? कोई भी चीज इससे रेलेवेंट है या नहीं है, रिस्पेक्ट से। सेल टैक्स किस पे लागू होता है? सेल टैक्स गुड्स पे लागू होता है। मैं जनरल ऑर्डर सप्लाई करता हूँ, आइटम कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा। तब ये फार्मास्यूटिकल आइटम है, फार्मास्यूटिकल आइटम थर्ड शेड्यूल आइटम अगर है तो वो तो फिर आपका सेल टैक्स है वो तो प्रिंटेड आएगा ना आपके पास नॉर्मल मैनर में। आप देखो उसको क्या कहते हैं, रिटेल प्राइस जो प्रिंटेड दवा पे अगर आ रही है तो उस पर लग कर आई है, आपको वहां से प्रिंटेड आई, आप उसमें कोई वैल्यू एडिशन कर नहीं सकते। जिस पे आई है उसी के ऊपर आपको आगे बढ़ाना। सेल फैक्ट्री कलेक्ट कर चुकी, पे कर चुकी। एक फर्म है वो हम जब जाकर से कोई भी चीज वो परचेज करते हैं, हमें 22% वो चार्ज करता है टैक्स। अच्छा, जो टैक्स पेयर होता है उनको 18% कटता है, और जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको 4+3 का वो बेनिफिट देता है। तो ये क्या सही है इसका? क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा ताकि वो क्वेश्चन रिपीट कर दूं? हाँ, ताकि ऑनलाइन वालों को समझ अच्छा, में आ जाए। क्वेश्चन ओके फाइन फाइन। ऑनलाइन किए क्वेश्चन सिंपल सा ये है, वो ये कह रहे हैं कि जब हम एक मैन्युफैक्चरर किसी भी एंटिटी से काम करते हैं तो वो डिफरेंट लेयर ऑफ टैक्स जो है वो चार्ज करते हैं। 22 से लेकर 7-8% तक उनकी चार्जेबिलिटी है। हाँ ऐसे ही, ठीक है। क्यों है वो? सिर्फ और सिर्फ जो है वो सामने वाले जो बायर है उसके रजिस्ट्रेशन स्टेटस। मैं एक आदमी हूं, मैं सेल्स टैक्स में अनरजिस्टर्ड हूं, मैं रजिस्टर्ड आदमी से जब भी परचेज करूंगा तो वो मुझसे 4% एक्स्ट्रा टैक्स लेगा, सॉरी फर्दर लेगा, सब इम्पोर्ट वाला फर्दर लेगा। नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स अभी क्या है आपका? फर्दर कितना है? दोनों मिला के कितने हो गए? 22। रजिस्टर्ड से 18, अनरजिस्टर्ड से 22। एक्सपोर्ट का डिफरेंट डिपेंड कर रहा होता है। देखिए जो डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं अब उनकी चार्जेबिलिटी डिफरेंट होगी, 1% वाली भी चार्जेबिलिटी। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो केसी का बिल होता है, आईपीएल कमर्शियल बिल होता है, उस पे हम पे एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं, फर्दर टैक्स दे रहे हैं, सेल टैक्स दे रहे हैं, तो ये किस तरीके से हम जमा करेंगे? आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाए तो आपके पास से जो अनरजिस्टर्ड वाला टैक्स है वो खत्म हो जाएगा। तो आपको जो वो एक्स्ट्रा और वो जो 1-2-3 में से 2 टैक्स आपको देने हैं, नॉर्मल टैक्स आपको देना है, वो आप रजिस्टर्ड आदमी है, आप अपने इनपुट में क्लेम कर लीजिए, ठीक है। जो आप फर्दर जो अनरजिस्टर्ड होने की वजह से दे रहे हैं तो वो आपका खत्म हो जाएगा जब आप रजिस्टर हो गए। सब सेल्स टैक्स में बेस रेट भी खत्म है, वो आप ये कि आप रजिस्टर होने के साथ इनपुट लेना शुरू कर दें, ये आपके पास हो सकता है, लेकिन बेस रेट नहीं खत्म। बेस रेट इनपुट हो सकता है, वो उस सूरत में आप ले इनपुट के तौर पर करके चार्ज खत्म कर मैंने यहाँ से सर एक पेज पहले दे चुका हूँ, ये पे हमारे पार्ट होता है। जबरदस्त। सर जीरो रेटेड और एग्जाम में क्या डिफरेंस है? अच्छा सवाल क्या है? सेल्स टैक्स, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। हाँ क्वेश्चन ये है कि जीरो रेटेड और एग्जाम में क्या फर्क है ना। जीरो रेटेड और एग्जाम में ना इंटाइटलमेंट का फर्क। मैं एक एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ, उस पर मैं चार्ज करता हूँ जीरो रेट ऑफ टैक्स, जैसे एक्सपोर्टर्स का, उनको अलाउ किया गया। क्यों अलाउ किया गया? इसलिए अलाउ किया गया कि ताकि वो अपनी इनपुट का एडजस्टमेंट एज ए शेप ऑफ रिफंड ले लें, क्योंकि जब आइटम एग्जेम्प्ट हो जाता है तो उसका इनपुट एज ए रिफंड अलाउ नहीं होता, लेकिन जब आइटम जीरो रेट है तो उसका इनपुट एज ए रिफंड अलाउ होता है। तो ये आपको एक प्रिविलेज दी गई है जीरो रेटिंग करके आइटम्स करके। मेरा ख्याल ये अगर मैं गलती नहीं तो 5वें शेड्यूल वालों जी 5th को कि आप अपने आपको इंटाइटल कर लेंगे, जो आपने इनपुट दिया उसका रिफंड लेंगे। क्यों? इनपुट और आउटपुट जो डिफरेंस है वो क्या है? वो रिफंड है या कैरी फॉरवर्ड है? ठीक है, आउटपुट मेरा ज्यादा है, इनपुट मेरा कम है, मुझे टैक्स पे करना है।
मेरा आउटपुट कम है, इनपुट ज्यादा है, मेरे एडजस्टमेंट मिल जाएगी मुझे या रिफंड मिल जाएगी। अब यहाँ पे आउटपुट 0 हो गया, सर वो इनपुट कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। हो जाए, आप कैरी फॉरवर्ड कर लो या रिफंड क्लेम कर लो, ये आपके ऊपर। ये तो सिंपल आपकी चॉइस है। आप समझते हैं कि आपके फ्यूचर में लाइबिलिटी आएगी, आप कैरी फॉरवर्ड करो 6 महीने तक, उसको एडजस्ट करो। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, हमारे पास पेमेंट ऑफ टैक्सेस के बहुत सारी मेथोडोलॉजीज हैं। एक पेमेंट ऑफ टैक्स विद रिटर्न है, एक पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो विद इन अ पीरियड है। ऑर्डिनेंस ये कहता है कि भाई आपका जो भी आपकी लाइबिलिटी स्ट्रीम है, जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है, आप उसको साल के पहले दिन असेस करना। जुलाई में साल शुरू हुआ है, आप उसको असेस करना। कैसे असेस करेंगे कि आपको जो पिछली लाइबिलिटी थी आप उसे ले लें, आप जो एंटिसिपेट कर रहे हैं उसमें इंक्रीज, वो इंक्रीज उसमें ऐड कर लें, अपनी लाइबिलिटी कंप्यूट कर लें। उस लाइबिलिटी को कंप्यूट करने के बाद 4 हिस्सों में तकसीम कर दें और हर क्वार्टर में वो टैक्स आप एडवांस में पे करें। क्यों? क्योंकि कानून के मुताबिक जब आपका साल खत्म होगा उस वक्त तक आपके टैक्स लाइबिलिटी जो आपकी साल खत्म होने में बननी है उसका 90% अदा हो चुका है। आप सिर्फ 10% उस अपने टैक्स लाइबिलिटी का अपने रिटर्न के साथ पे करेंगे। ये आपका सेक्शन 147 और वीडियो जब रीड करेंगे आप इसके साथ 205 के साथ, वहां पे आपको ये मिलेगा। आपकी लाइबिलिटी 90% 30 जून पे खत्म हो जानी चाहिए, तो आप पे कर चुके हैं। और 10% सिर्फ आप जब सितंबर दिसंबर में आप जब भी रिटर्न फाइल करें तो आप पे करेंगे। इससे अगर ज्यादा लाइबिलिटी निकल आई तो डिपार्टमेंट के पास राइट है, वो आपसे डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी दोनों ले सकता है। कानून में ये लिखा हुआ। और आजकल लोगों को, बहुत सारे लोगों को 147 जो नोटिस नॉर्मल थे उनको ऑर्डर्स भी हुए रिकवरी ऑफ टैक्स के। तो अब थोड़ा सा डिपार्टमेंट इस तरफ सीरियस ज्यादा हो गया कि आपको अपनी टैक्स लाइबिलिटी एज पर लॉ टाइमली पे करनी है। टाइम क्या है? हर क्वार्टर के एंड, हर क्वार्टर पे आपको 1/4 ऑफ योर लाइबिलिटी पे ऑफ। पेमेंट विद रिटर्न है, रिकवरी फ्रॉम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आपको रिकवर कर सकता है आपसे टैक्स, अगेंस्ट ऑर्डर भी कर सकता है, अगेंस्ट नोटिस भी कर सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप जब तक उसकी रेमेडियल मेजर में जाएंगे, मेरे साथ गलत हुआ सही हुआ जो भी है, तब तक रिकवरी हो चुकी होगी, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका होगा, बैंक से पैसे जा चुके होंगे। बैंक फ्रीज को फ्रीज करना क्या है ना, वो अटैचमेंट हो चुकी है, डेबिट आपका जो है ब्लॉक हो चुका होगा। असेसमेंट्स की बहुत सारी इसमें शेप्स हैं। 120 जैसे ही आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, रिटर्न आप फाइल करते हैं उसके साथ ही आपको जो है वो एक 120 का ऑर्डर आ जाता है वॉलंटरी सेल्फ असेसमेंट का। कानून ये कहता है कि आपने अगर रिटर्न फाइल किया है और 6 साल तक आपको डिपार्टमेंट तंग नहीं करेगा तो आपकी असेसमेंट कंप्लीट हो गई। उसका असेसमेंट का ऑर्डर कौन सा होगा? ये 120 फर्स्ट डे को इश्यू होता है और 6 साल तक चैलेंजेबल है। 6 साल के बाद ये इफेक्टिव हो गया, फिर ये चैलेंजेबल नहीं। बेस्ट जजमेंट 121, आपको डिपार्टमेंट ने नोटिस किया कि आप उसको इन्फॉर्मेशन दें, आपने डिपार्टमेंट को कोई इज्जत तौकीर नहीं दी, कोई जवाब नहीं दिया, डिपार्टमेंट के पास राइट है कि वो आपको बगैर किसी एविडेंस आपके साथ दिए हुए आपको असेस कर देगी 121 में। बेस्ट जजमेंट, बेस्ट जजमेंट मीन उसकी जो बेस्ट जजमेंट है डिपार्टमेंट की, जो उसने बेहतर समझा, बेस्ट जजमेंट में आपको चार्ज कर दिया। 122 अमेंडमेंट, 122 के 2 हिस्से हैं, 122(5) है और नॉर्मल 122(1)(1)(2) दोनों में होते हैं। डिपार्टमेंट आपको अपॉर्चुनिटी देगी, आपको उसके अंदर अपॉर्चुनिटी में जो है एविडेंसेस देने, इंफॉर्मेशन देने, कंटेस्ट करना है और उसके बाद जो ऑर्डर होगा वो 122 आपके बाद असेसमेंट है। 161 मॉनिटरिंग, आपका रोल जो विदहोल्डिंग एजेंट का है, आपको यहाँ पेमेंट पे डिडक्शंस करनी थी। सैलरी के ऊपर 6 लाख से ऊपर टैक्स काटना था। रेंट अगर आप इंडिविजुअल लेवल 15 लाख से ऊपर आप रेंट पे कर रहे हैं उस पर टैक्स काटना था। 10 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर था तो जितनी भी आप पेमेंट गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे थे 153 में, आपको उस पर टैक्स काटना था। आपने नहीं काटा, डिपार्टमेंट आपको असेस करेगा। जितना भी टैक्स आपने कम काटा है, डिपार्टमेंट वो कम कटा हुआ टैक्स आपसे रिकवर करने के लिए एम्पावर्ड है अलॉन्ग विद डिफॉल्ट सरचार्ज एंड पेनल्टी। उसका जो ऑर्डर आपके पास होगा मॉनिटरिंग का, वो 161 1A का ऑर्डर आपके पास है। 182 205 पेनल्टीज के जितने भी ऑर्डर होंगे 182 के होंगे, डिफॉल्ट सरचार्ज पेनल्टीज दोनों। 205 डिफॉल्ट सरचार्ज, 182 पेनल्टी। अपील्स, कमिश्नर अपील 127 की अपील, डिसीजन कमीशन अपील 129। ये सेक्शंस मेंशन है, एम्पावरमेंट है। यहां से हमें पता चलता है कि अपील कब करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ करनी है, अपील का डिसीजन होगा, उसकी नेचर क्या होगी। ट्रिब्यूनल 131, अपील कमिश्नर का हमारे पास ऑर्डर है, हमारे लिए वो फेवरेबल नहीं है, हमें उसको कंटेस्ट करना है अपीलेट ट्रिब्यूनल। अभी हम आज मैंने पढ़ रहा था, इन दोनों के दरमियान बाइफिकेशन हुई हो रही है, ऑलमोस्ट हो गई है। अपील जो है वो अब 2 करोड़ रुपए तक के इनकम टैक्स ऑर्डर जो है वो सिर्फ उसमें अपील में फाइल होंगे। 2 करोड़ से ऊपर वाले जितने भी ऑर्डर है वो डायरेक्ट ट्रिब्यूनल जाएंगे।
प्रॉब्लम ये है कि पहले अपील का डिसीजन ट्राइब्यूनल में चैलेंज होता था। आज जो कुछ कानून में अभी तक है, सेनेट से पास नहीं हुआ, उसमें ये लिखा हुआ है कि अपील का डिसीजन भी अब ट्राइब्यूनल नहीं जाएगा, अपील और ट्राइब्यूनल दोनों के डिसीजन डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएंगे। तो ये एक सिचुएशन बड़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि पहले हमारे पास अपील अगेंस्ट में ट्राइब्यूनल था, अब अपील के अगेंस्ट में डायरेक्ट हाई कोर्ट। सिचुएशन अच्छी नहीं है। हाई कोर्ट जो केसेस ट्राइब्यूनल से अपील से निकलेंगे हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा अगर आपके लिए फेवरेबल नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे। ये इसकी पूरी ऑफ ट्री है। डेट्स अपील फाइलिंग की ये भी अब रोटेट हो रही है। 30 दिन अपील फाइलिंग की, 60 दिन हमारे पास जो थी वो ट्रिब्यूनल फाइलिंग, 90 दिन हाई कोर्ट की फाइलिंग। अब ये सिनोनिमस हम लोग कर रहे हैं, जब अपील और ट्रिब्यूनल दोनों 30 दिन पे आ रही है, तो आपको अपने ऑर्डर के अंदर 30 दिन के अंदर जो है वो अपील्स फाइल करना है। सेल्स टैक्स, ये हमारे पास एक इनकम टैक्स का पूरा स्ट्रक्चरल वो है। जब हम ऑर्डिनेंस को खोलेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हमने कोशिश ये की कि इसके अंदर इनकम टैक्स को फिट कर सकें, एक अंडरस्टैंडिंग आपको दे सकें कि टैक्स पेयर से लेके सर्विस प्रोवाइडर तक कौन से एंगल्स आप कवर कर सकते हैं। आप खुद टैक्स पेयर हैं, एम्प्लॉई हैं, तो शायद ये जो आपके पास अपील वाला हिस्सा ये आप ना देखो। आप अगर एम्प्लॉई हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो आपके पास आपका रोल क्या है? आपका रोल ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग का है। जो भी आपके पास ट्रांजेक्शन आई उसकी पेमेंट स्ट्रक्चर को देखना है, उसको टैक्स क्या काटना है वो देखना है, टैक्स काटने के बाद उसको जमा करवाना है, एम्प्लॉयर का स्टेटमेंट फाइल करना है, साल के बाद एम्प्लॉयर का रिटर्न फाइल होना है, वो करना है आपको। ये सारे काम बीइंग एन एम्प्लॉई आपके जिम्मे। कंसल्टेंट अगर आप हैं तो आपका रोल चेंज हो गया, ये काम आपको करने नहीं है, लेकिन जो काम कर रहा है आदमी उसको आपको एडवाइजरी देनी है, ये काम कैसे करना है। खुद नहीं करेंगे वो करेगा, अगर आप खुद भी करेंगे तो भी आपके पास दोनों रोल है, उसके अंदर एडवाइजरी प्लस एग्जीक्यूटर दोनों आप हैं। एडवाइजर का रोल आपका खत्म नहीं हो जाता, लेकिन इंगेज आप उसमें नहीं। तो ये आपके पास एक एस्पेक्ट है। कंसल्टेंट का एक एडिशनल एस्पेक्ट क्या है कि अगर कोई डिपार्टमेंटल ऑर्डर हो गया किसी क्लाइंट का, तो आपको उसको पे डिपेंड करना है उनके बिहाफ पे। तो पूरा एक उसका स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग उसकी लेनी है, उसको लीगल ग्राउंड्स को डेवलप करना है, फोरम्स कौन सा होगा, किन ग्राउंड्स के ऊपर हम लड़ें तो हम जीत सकते हैं, किन ग्राउंड्स के ऊपर बात ना की जाए जहां वीक है। तो वो सारी चीजें आपको इस रोल के अंदर प्ले करनी है। इसमें कोई इनकम टैक्स के अंदर क्वेश्चंस, कोई ऐसी चीज जो डिस्कस करने वाली? सेल्स टैक्स बहुत बड़ा एस्पेक्ट नहीं, इनकम टैक्स बड़ा है, बहुत बड़ा है। सेल्स टैक्स इतना बड़ा नहीं है, सेल्स टैक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स। इनकम टैक्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, वॉल्यूमाइज्ड है। सेल्स टैक्स की जो एक्टिविटी ना अब जाके इन्होंने थोड़ी सी शरारत की है, वो विद रिस्पेक्ट टू टैक्स पेयर भी करती है। ये आपके टीयर 1 वाले जो आ गए, ये एक्चुअली टैक्स पेयर है, ये आइटम पे नहीं। वरना सेल्स टैक्स की जो बेसिक कैटेगराइजेशन थी वो ये थी कि सेल्स टैक्स टैक्स पेयर की बेसिस पे नहीं था, सेल्स टैक्स आइटम की बेसिस पे। अगर आप किसी ऐसे आइटम में डील कर रहे हैं जो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स है, तो आपको सेल्स में रजिस्टर्ड होना है। इनकम टैक्स का मामला डिफरेंट है। तो आपके पास जो सेल्स टैक्स है, अब तो बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया इन्होंने, बहुत सारे शेड्यूल्स में से आइटम निकाल दिए, तो मोर और लेस सारे आइटम जो है नॉर्मल मैनर में टैक्स हो गए। जो नहीं हुए टैक्स अभी भी छठे शेड्यूल में मौजूद है। सिक्स शेड्यूल आप देख लें एग्जेम्पशन का, आपको नजर आ जाएंगे कि किन किन आइटम्स के ऊपर एग्जेम्पशन अवेलेबल है, वो आइटम आपके पास टैक्सेबल नहीं है। फिफ्थ शेड्यूल जीरो रेटिंग पे आप चले जाएंगे, थर्ड शेड्यूल एमआरपी पे, उसके ऊपर टैक्सेशन का इशू नहीं है, वो सारे प्रिंटेड प्राइस है, फैक्ट्री से प्रिंट होकर निकले, कोई वैल्यू एडिशन नहीं। पाकिस्तान का जो सेल्स टैक्स मॉडल है वो बिल्कुल वैट मॉडल है, ब्रिटिश वैट मॉडल है, वैल्यू एडिशन टैक्स, स्टेज लेवल टैक्स। एक मैन्युफैक्चरर ने एक आइटम बनाया 100 रुपए का, उसने बेचा 120 रुपए का, सेल्स टैक्स वो लेगा 120 रुपए का, क्योंकि उसने उस 120 का बेचा है, उसको 120 का टैक्स लेगा। उसको ट्रेडर ने लिया, उसने उसमें अपना प्रॉफिट ऐड किया, 150 का बेचा, वो अब टैक्स लेगा 150 पे। रिटेलर के पास गया, रिटेलर ने उसको 200 का बेचा, वो टैक्स लेगा 200। अब हम इस स्कीम से देखेंगे 200 रुपए पे भी टैक्स आया, 150 पे भी आया, 120 पे भी आया, तो बहुत सारा टैक्स है। एक्चुअली बहुत सारा नहीं है। मैन्युफैक्चरर ने जब 120 से बेचा तो उसने इंपोर्ट पे सेल्स टैक्स दिया, उसमें तो उसने माइनस कर दिया, जो रेस्ट है वो आगे पे कर दिया, तो एक्चुअली 120 का टैक्स है। जब 150 पे हम गए उसने टैक्स लिया, तो जो उसने 120 पे टैक्स दिया था वो उसको एडजस्ट कर देगा, तो एडिशनल 30 पे टैक्स देगा, तो एक्चुअली 150 का ही टैक्स आगे बढ़ा। तो इसी तरह जब 200 वाले पे जाएंगे एडजस्टमेंट, तो होगा क्या, जो एडजस्टमेंट वाला टैक्स है वो तो वापस आ गया, तो वो तो देगा, हर जगह देगा। जो यूटिलाइजर है, सर्विस हो या गुड्स हो, बर्डन उसने बेयर करना, कंज्यूमर ने बर्डन बेयर करना है हर कंडीशन में, सर्विस पे हो या गुड्स में। ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई वो नहीं। हाँ, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर बिजनेस है, वो अपने इनपुट एडजस्टमेंट के वो चीजें कर सकते हैं, तो उसमें अवेलेबिलिटी है। हमारे पास जो है ये 18 अमेंडमेंट के बाद जुरिसडिक्शनल चेंजेस हैं। गुड्स की सारी जुरिसडिक्शन फेडरल की है, पूरे पाकिस्तान में जितनी भी फेडरल टेरिटरी है,
जो फेडरल फिजिकल बाउंड्रीज हैं गुड्स के लिए पूरा पाकिस्तान। जब हम सर्विस पे जाते हैं तो सर्विस में प्रोविंशियल बाउंड्रीज जो है वो अलग अलग है। पंजाब का प्रोविंस का टैक्स अलग है, सिंध का अलग है, केपी का अलग है, बलूचिस्तान का अलग है, इस्लामाबाद का अलग है। तो वो टेरिटरीज अलग हैं, सबके सेल्स टैक्स के लॉज अलग हैं, सबके लॉज में एक हार्मोनाइजेशन अब जाके हुई है, एमओयू साइन हुआ है कि जो इंटर प्रोविंसेस सर्विसेज हैं जो ओरिजिनेट एक जगह हो रही है, कंज्यूम दूसरी जगह हो रही है, उसका टैक्स कौन लेगा? वहाँ ये चैलेंज है। जहाँ कंज्यूम हो रही है वो प्रोविंस कहता है कि मेरे यहाँ कंज्यूम हुई है, एंड ऑफ द थिंग मेरे पास है तो टैक्स मैं लूंगा। ओरिजिनेटर कहता है मेरे पास ये टैक्सेबल एक्टिविटी जनरेट हुई है, ये जब बॉर्न मेरे पास हुई तो टैक्स मैं लूंगा। तो उसकी कुछ उन्होंने बीच में हार्मोनाइजेशन करवाई है, एमओयू साइन एक्ट हुआ है जिसमें ये डिफाइन किया गया है कि कौन सी सर्विस है, अगर कहीं ओरिजिनेट होगी तो कहाँ पे होगी, कंज्यूम होगी तो कौन सी वाली कहाँ पे जाएगी। ये हमारे पास से कभी अंडरस्टैंडिंग जो हम कवर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग हम इसके इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे। बाकी इसके प्रोसीजर वैसे ही, चार्जेबिलिटी सिंपल है, रेट पता है हमें, आइटम आइडेंटिफाई होना है, स्पेसिफिक रेट्स के आइटम अलग हो जाएंगे, बाकी सारे जनरल रेट का। रिटर्न फाइलिंग, पेमेंट ऑफ टैक्स, लाइबिलिटी की आपके एडजस्टमेंट, ये सारी आपकी आईआरएस के थ्रू आप डेवलप होती है। असेसमेंट जैसे नॉर्मल इनकम टैक्स की होती है वैसे आपके पास नोटिस है। सेल्स टैक्स के नोटिस अभी भी सिस्टम में नहीं है, आपको मैनुअल में। इनकम टैक्स के नोटिस अब ओवरऑल जो सिस्टम में अवेलेबल है, आपको सिस्टम में देखते हैं सेल्स टैक्स कब तक होती है। ऑर्डर प्रोसीजर अपील का वही हमारे पास है, अभी तक हमारे पास फोरम अपील ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट है। जब ये डिवीजन चल जाएगी दोबारा तो फिर हमारे पास दोनों फोरम पैरेलल चलेंगे। 1 करोड़ तक का केस सेल्स टैक्स का अपील देखेगी, 1 करोड़ से ऊपर का सेल्स टैक्स जो हमारा डायरेक्टली ट्रिब्यूनल देखेगी, और उसके बाद दोनों हाई कोर्ट से। यहाँ तक कोई ऐसी चीज डिस्कशन की, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज और डिस्कस कर लूँ कि इंशाल्लाह जब हम ये कोर्स को कवर करेंगे तो इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह मैं और मुझे मेरे साथ जो है हमारे टैक्स डिपार्टमेंट गाइड है मोहित साहब, वो भी इसको कवर करेंगे। और हम कोशिश ये करेंगे कि इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को इस तरह डिवाइड करें कि उनका जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जिस एरियाज में ज्यादा है हम उसमें मोहित को भी एक साथ आपके कर देंगे, ताकि आपको सिस्टम की जो फीडिंग है वो लाइव जो है हम वो साथ कराते जाए, ताकि कल को अगर आप सिस्टम पे भी जाते हैं कुछ फीड करने के लिए तो वो एक्सपीरियंस भी एटलीस्ट आपके पास हो कि सिस्टम भी आपके लिए कोई एलियन ना रहे। आईआरएस में कौन सा फॉर्म कहाँ पर है, ओपन करना है, किस जगह पे क्या देना है, ये फीडिंग हो और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो। तो इंशाल्लाह मुझको भी हम एंगेज करेंगे, आपको जो वो लाइव हैंड ऑन एक्सपीरियंस जो है मुझे भी आपको। बाकी मैं इस सेशन को जहां तक कवर करूंगा वो मैं आपको इंशाल्लाह डिवीजन बताऊंगा। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के अंदर एक हम ये एस्पेक्ट है, हम कोशिश ये करेंगे कि इनकम टैक्स का जो पोर्शन है उसको प्रायोरिटी में पहले कवर करेंगे, क्योंकि इसकी रूटीन क्वेरीज बहुत ज़्यादा है। तो जब तक हम सेल्स टैक्स कर रहे होंगे तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अपना होमवर्क करेंगे इनकम टैक्स पे। हम जब इनकम टैक्स कंप्लीट कर लेंगे और सेल्स टैक्स पे होंगे तो आप अपना होमवर्क सेल्स इनकम टैक्स के ऊपर कंप्लीट करेंगे, ताकि जब हम सेशन एंड कर रहे हो तो वो तशनगी जो रह जाती है चीज़ों की कि ये कुछ चीज़ें और डिस्कस हो सकती हैं, जो गैप्स और हैं वो हम कर लें, ताकि सेशन एंड होने के बाद बहुत मुश्किल है ना आप सब जमा इस तरह हो सकते हैं ना मैं आ सकता, लेकिन उस सेशन के दरमियान होते हुए क्वेश्चन क्वेरीज को हम डिस्कस करें। तो ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से कि आप भी थोड़ा सा तैयार होकर अपने क्वेश्चन के साथ पिछले सेशंस के लिए आए, ताकि जितना मैक्सिमम आप ले सकते हैं हमसे बेनिफिट आप ले सकते हैं। ठीक है जी, अन भाई फोरम आप लीजिए, जो अब आपके स्टडी अंडरस्टैंडिंग है वो आप एक बार जोर यहीं पे और एक बार जोरदार तालियां कर दें प्लीज माहिर आलम के लिए। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच once again for your appreciation। आपने जो माशाल्लाह एक एप्रिशिएट की फॉर माहिर आलम, और ऑब्वियसली ये एक लिहाज से देखा जाए कि थोड़ा सा रॉ सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस, लॉज को पढ़ना, इंटरकनेक्ट करना मल्टीपल सिचुएशन के साथ, और हर एक क्लाइंट जो आपके पास आ रहा होगा वो क्लाइंट अपनी एक यूनिक स्टोरी लेकर आ रहा होगा, वो शायद दूसरे क्लाइंट से मैच नहीं करेगा, लार्जर पिक्चर में शायद मैच कर रहा हो कहीं ना कहीं सिचुएशन, लेकिन हर कोई अपने सर्कमस्टेंस लेकर आए। तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये एक चैलेंज होगा कि उसको आप समझें, उसकी स्टोरी को समझें और उसको वो बेस्ट सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करें जिससे उसको भी फायदा हो और गवर्नमेंट को भी फायदा हो और टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा हो। तो ऑब्वियसली इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि एक रॉ सब्जेक्ट को जिसमें थोड़ा सा समटाइम्स बोरिंग भी हो जाता है, लेकिन दैट इज द एक्सपर्टीज ऑफ सर माहिर के, उसको काफी ज्यादा एंगेजिंग रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर पूछने का एक मौका दिया गया आपको, क्वेश्चंस लेने इनको। जी जी बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें जो है वो आपको जो है वो एक एंगेजमेंट रखेंगे, ताकि जो है वो
आपको जो है ना कहीं पे बोरियत ना हो और हमेशा आप इंगेज रहें। तो ये एक माशाल्लाह जो है वो एक इंगेजिंग एक्टिविटी आगे हमारी चलेगी। और ऑब्वियसली nobody can claim के he is the king master of tax या he or she can fully, obviously बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हम आपको शेयर कर रहे होंगे थ्रू टेक्निकल एक्सपर्ट नॉलेज, और लेकिन ये है कि बहुत सारी चीजें हम आपसे भी सीखेंगे। तो इट विल बी अ लर्निंग जर्नी टुगेदर एंड विल बी म्यूचुअली ग्रोइंग इंशाल्लाह ताला एंड हेल्पिंग ईच अदर सेल्फ, बिकॉज जो हमारा यहाँ पे यूएक्सएल में विजन है या मिशन है कि हम जो है वो कम्युनिटीज बिल्डअप करें ताकि टैक्स की बेहतरीन कम्युनिटी हो हमारे पास, एक दूसरे को हेल्प कर रही हो, एक दूसरे को गाइड कर रही हो। जब क्वेश्चंस अगर ऐसे मुश्किल आ रहे हैं या कोई से, तो सर माहिर आलम तो है ही हैं, लेकिन बाज़-औक़ात अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप जवाब दे सकते हैं तो आप भी जवाब दें और आप अपने फेलो फ्रेंड को हेल्प करें, फेलो पार्टिसिपेंट को हेल्प करें, वो आपको हेल्प करे और कम्युनिटी जो है वो ग्रो करे ऑल टुगेदर। तो जो है वो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रॉम ऑनलाइन ऑडियंस। आई एम प्रीटी श्योर शायद फिजिकल के क्वेश्चंस तो आ रहे थे लेकिन ऑनलाइन के हम उस वक्त सुन नहीं सके क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आया है असफर याजदी का, ये शायद आप अगर मे बी एक क्वेश्चन आया ऑनलाइन पार्टिसिपेंट का, ये ऑनलाइन का एक क्वेश्चन है, मे बी इफ यू वांट टू जस्ट मैं कर लूं उसका। हाँ ओके, सो व्हाट वील डू इज वील गो थ्रू द प्रेजेंटेशन फर्दर और फिर टुवर्ड्स द कंक्लूजन एक दफा फिर से हम Q&A रख लेंगे जिसमें जो भी ऑनलाइन ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं उनको हम कैटर कर लेंगे। सो नाउ लेट अस मूव ऑन फर्दर कि हाउ द प्रोग्राम विल रियली वर्क। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास पहले सेशंस लाइव फिजिकल होते थे, मतलब ये टैक्स के जो बैचेस है पहले हम फिजिकल ऑन कैंपस ही करते थे, लेकिन हमारे पास बहुत सारा फीडबैक कराची से बाहर का भी आया कि सर हम इस्लामाबाद बैठे हुए हैं या हम जो है वो लेट से हैदराबाद बैठे हुए हैं या वट एवर आउटसाइड कराची, तो हम भी ये टैक्स का सीखना चाहते हैं बिकॉज आपका कंटेंट हमें बड़ा पसंद आया है, बड़ा प्रैक्टिकल है। तो फिर बेस्ड ऑन द डिमांड हमने फिर इसको ऑनलाइन भी कर दिया। तो अब यह है कि फिजिकल ऑन कैंपस भी हो रहा होगा और आउटसाइड कराची जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है वो ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर सकते हैं इन सेशन के लिए। तो दैट्स व्हाई वी हैव मेंशन कि ये ऑन पॉपुलर डिमांड रखा गया है, क्योंकि टैक्स की ट्रेनिंग हमारा ये बिलीफ था कि शायद फिजिकल में ज्यादा उसका एक इम्पैक्ट आता है क्योंकि इतना वो एक सब्जेक्ट है जिसमें, लेकिन जब ऑनलाइन की इतनी ज्यादा डिमांड है तो वी हैड टू जस्ट यू नो दैट ओके फाइन अगर आपको है। और वो कह रहे थे नहीं हम सर सीखेंगे, हमें सीखने का है जो आप, तो एनीवेज तो अब ये दोनों सेशंस ऑफ जो है वो ऑनलाइन ऑन कैंपस हो रहे होंगे। इसके साथ साथ ट्रेनिंग जो है वो पहला सेशन 12 मई से स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, और सेशंस जो है वो टोटल 60 आवर्स के होंगे विच मींस कि 3 मंथ्स की ड्यूरेशन, और ट्रेनिंग 2 डेज अ वीक हो रही होगी, सैटरडे एंड संडे। सैटरडे को हमारा जो टाइमिंग होगा 7 to 9 PM। ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड सैटरडे बहुत बाजू का वर्किंग आवर्स होते हैं, ऑफिस की टाइम्स भी हो रहे थे, लेकिन अकेला अगर संडे रखें तो वो ट्रेनिंग आउटलाइन पूरी कवर नहीं हो पा रही थी, मतलब वी वर नॉट एबल टू जस्टिफाई कि हम कैसे संडे को ही सिर्फ रखें, तो इसलिए हमें 2 दिन करने पड़े। लेकिन हमने कोशिश की है कि इवनिंग में कर दें 7 to 9, ताकि जो है वो आप ऑफिस से वाइंड अप होकर आप शाम को 2 घंटे एक अपने ट्रेनिंग के लिए भी दे दें। तो सैटरडे 7 PM to 9 PM, और संडे जो है वो आराम से नींद वींद करके फ्रेश होके नाश्ता करके एंड देन यू कैन कम एट अराउंड 2:30 PM to 5:30 PM। तो इस तरीके से 2-2 घंटों का सेशन, 2 घंटे सैटरडे 2 घंटे संडे, इस तरीके से 4 आवर्स पर वीक। और इस तरीके से हमारी जो है वो 12 वीक्स, अप्रोक्सीमेटली 12 वीक्स का ये प्रोग्राम चल रहा होगा। और इस सेशंस में ऑब्वियसली आपको असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे, आपको प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे, आपको सिमुलेशन बेस्ड क्लाइंट भी दे दिया जाएगा कि ये क्लाइंट है, इसका ये सिनेरियो है, आप इसका हल निकालें। फिर हम केस स्टडी के तौर पे पूरी क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे उस सिनेरियो को। तो इससे ये होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ, एक मिसाल के तौर पे मिस्टर अमजद हैं, उनका ये प्रोफाइल है, ये इनकी इनकम है, ये उसमें क्या लॉग होगा, उसको क्या सजेस्ट करेंगे, क्या कंसल्टेंसी देंगे आप, तो वो उसमें जो है ना रियल लाइफ आपका डिस्कस हो रहा होगा, और उससे जो है वो ज़ाहिर आपको एक प्रैक्टिकल फायदा हो रहा होगा। और वो सिनेरियोस वो होंगे जो सर माहिर के पास खुद कंसल्टेंसी में आ रहे होते हैं, तो वो ये होगा कि वो डायरेक्ट वो सिनेरियोस आपसे जब डिस्कस करेंगे तो उससे आपको प्रैक्टिकल एक फ्लेवर मिल रहा होगा इस ट्रेनिंग का, क्योंकि इस ट्रेनिंग को हमने पूरा रखा ही प्रैक्टिकल है थ्रू आउट। अब डिस्कस कर लेते हैं अबाउट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। यूएक्सएल इज अ फिनटेक financial technology training firm and consultancy. We are official training partner with NAFTEC, National Vocational Technical Training Commission, Government of Pakistan. Along with that, we are registered with STEFTA. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक रहता है एलिमेंट कि सर सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज होगा या नहीं होगा, या कल को मैं प्रमोशन के लिए अप्लाई करूं और पता चला कि हमारा सर्टिफिकेट ही रिकॉग्नाइज नहीं है। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट स्टेफ्टा के थ्रू ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड
जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी बनाई गई है, जो कि इंडोर्स सर्टिफिकेट्स करती है, वहां से आपको इंडोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा। तो टैक्स की कंप्लीशन ट्रेनिंग 60 आवर्स। अच्छा, यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि वो हमारे पास इंडिविजुअल्स जो कि ऑलरेडी आई कैप में पढ़ रहे हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट से, वैसे सरमायत भी खुद भी सीए पाकिस्तान है, तो जो आई कैप के इंडिविजुअल्स हैं या एसीसीए के हैं या आईसीएम में, तो इनमें एक आपको पता है इस चीज का होता है सीपीडी आवर्स, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीपीडी आवर्स एक आपको दिखाने होते हैं। एटलीस्ट आई एम एन एसीसीए, तो मुझे डिक्लेयर करना होता है 40 आवर्स अप्रोक्सीमेटली किसी भी। तो आप इस ट्रेनिंग को उसमें करवा सकते हैं क्लेम। क्यों? क्योंकि ये उसका मकसद क्या होता है कि आपने कौन सी ट्रेनिंग ली और उसको आपने अपनी कंपनी में या अपनी फर्म में या अपनी एंटरप्रेन्योरशिप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अप्लाई किया, तो आप उसको जस्टिफाई करके इस ट्रेनिंग को उसमें क्लेम कर सकते हैं अपने सीपीडी आवर्स में, अगर आप आईकैप से सीए पाकिस्तान है या एसीसी या आईसी में। और ये मैंने वेरीफाई भी, चेक भी किया था इसमें एसीसी में, तो उनका यस, एज फार एज यू कैन जस्टिफाई कि यू हैव टेकन अ ट्रेनिंग एंड यू अप्लाइड इन द वर्क, दिस ट्रेनिंग विल काउंट इनटू योर मेंबरशिप, जो आप अपनी बॉडी से मेंबरशिप ले रहे हैं, तो वो है। और इसके साथ साथ जो है वो वी आर आल्सो एफिलिएट ट्रेनिंग पार्टनर विद स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कराची, एंड वी आर आल्सो द एक्टिव मेंबर्स इन एफपीसीसीआई एंड केसीसीआई। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं मेरी प्रोफाइल। आई एम द फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर एट यूएक्सेल, and since 2019 I've been running this establishment। अब अल्लाह का शुक्र है 5 years हो गए हैं इस establishment को चलाते हुए। और इससे पहले अगर 2019 से पहले अगर आप चले जाएं तो आई यूज्ड टू वर्क इन दुबई इन आईबीएम एज बिजनेस एनालिस्ट, और दुबई से भी थोड़ा अगर पहले आप चले जाएं तो आई यूज्ड टू वर्क इन लंदन वेयर आई हैव स्टडीड एंड वर्क देयर एज वेल। तो ऑब्वियसली कराची, लंदन, देन दुबई, देन कराची, तो वो 360 साइकिल वापस आके कराची में आके 2019 में पार्क हुआ है। और अब देखते हैं कि आगे फ्यूचर क्या अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। बट राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह यूएक्सेल में पूरी एनर्जीज लग रही हैं ताकि हम अपने पाकिस्तान में स्किल्ड वर्कफोर्स को पैदा करें और इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेजेस को जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, ताकि ये लिंकेजेस होंगे तो इससे ये होगा कि आपको प्रैक्टिकल वो स्किल सिखाई जाएगी जो मार्केट की जो नीड है। ये हमारी विजन है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है माहिर आलम, यहाँ पे लिखे हुए तो शायद 2 बुलेट पॉइंट्स ही हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम लिखना शुरू हो गए तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ऑब्वियसली इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन खुद भी कराया था, बट ही हैज बीन वर्किंग, ही स्टार्टेड हिज करियर इन केपीएमजी, राइट? केपीएमजी से स्टार्ट किया करियर, and with us safety and then Audit General of Pakistan के different projects complete किए, and right now as we speak Haider Shamsi and chartered I think more than 8 years, I think more than 8 years I think Haider Shamsi में as जो है वो ये लीड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि सीए पाकिस्तान, चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान है, तो दैट इज द वेल्थ ऑफ द एक्सपीरियंस, वेल्थ ऑफ द टेक्निकल नॉलेज and the wealth of communication skills, professional communication skills, वो इस communication skills जो कि आपको convince करें, एक assertive communication skills हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ये सारी वो जो qualities हैं जो कि एक trainer में होनी चाहिए, कि वो practical experience भी रखता हो, communication skills, skill development के, and सबसे important चीज passionate हो share करने के लिए। You know, he is passionate to share his knowledge, ताकि ये जो है वो आगे बढ़ता रहे और हमारे पास और भी हुनरमंद टैक्स इंडिविजुअल्स पैदा हों पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करें और जो है वो एक स्किल्ड वर्कफोर्स पाकिस्तान में जो है वो प्रोवाइड की जाए। ये हमारा जो है वो नेफ्टेक के साथ एसोसिएशन थ्रू आउट 3 इयर्स तक चल रही हैं। 2022 में एमओयू हुआ, उसके बाद 2023 में एमओयू हुआ, करंटली एमओयू 2024 में भी हुआ है। तो कंसिस्टेंटली हम गवर्नमेंट के साथ, नेफ्टेक के साथ पार्टनरशिप्स करते हैं जिसमें हमें गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, और ये इन इटसेल्फ एक ट्रस्ट बिल्डअप करता है, क्वालिटी बिल्डअप करता है कि हम जो है वो गवर्नमेंट के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में काम करते हैं और उनके साथ पार्टनरशिप्स हैं, तो उनके जो सारे क्राइटेरियाज हैं इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन वो सारे हम कंप्लीट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तभी हमें ये गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। बिकॉज ये इन कॉन्ट्रैक्ट्स को मिलना कोई इतना आसान बात नहीं होती, हर इदारा नहीं इन चीजों को फॉलो करता है, बिकॉज बड़े हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। ये हमारा जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे फिजिकल ऑडियंस जो है वो उसका काफी ज्यादा हॉल फुल हुआ है, और लेकिन वो ऑडियंस जो कि अभी करंटली ऑनलाइन है, तो उनके लिए ये है कि यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट आपके लिए आईटी लैब्स रखे गए हैं, जिनमें जो है वो आपको लैपटॉप्स पर प्रैक्टिस कराई जाएगी और आपको जो है वो एक्सक्यूज मी एयर कंडीशनड हॉल्स
सीसीटीवी कैमरा और प्रोजेक्टर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आप जब आए तो अपनी लर्निंग की तरफ फोकस करें। बाकी टेक्निकल कोई भी ऐसी चीज ना हो, आप आके बस डायरेक्ट अपनी लर्निंग को शुरू करें। हाँ, आप अपने लैपटॉप अगर लेकर आना चाहते हैं तो बिल्कुल लैपटॉप लेकर आ जाएं, लेकिन अगर आप लैपटॉप नहीं लेकर आना चाहते या नहीं है या वट एवर सिनेरियो, तो यहाँ पे यूएक्सएल आपको लैपटॉप जरूर प्रोवाइड करेगी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, जिसमें आप आके अपने उस टेक्स्ट की जो सारी वर्किंग है वो आके उस लैपटॉप में जो है वो अप्लाई करें। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी शेयर कर लेना कि हमारे जो है वो डिफरेंट ऑनलाइन सेशंस और ऑन कैंपस जो सेशंस होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमने जो है वो अभी रिसेंटली सिंध रेवेन्यू बोर्ड, इनका अपना एक इदारा है, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मैनेजमेंट, सिफिम। सिफिम में जो है वो हमने वर्कशॉप प्रोवाइड किया था टू द कमिश्नर्स एंड द असिस्टेंट कमिश्नर्स एंड द टैक्स प्रोफेशनल्स, जो हमारे एसआरबी के खुद एसआरबी में जाके हमने वर्कशॉप प्रोवाइड किया था टू द टैक्स, जो आपके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे होते हैं। तो वो भी माशाल्लाह काफी सक्सेसफुल रहा था। उसमें भी सर माहिर वाज लीड इफेक्टिव ट्रेनर इन दैट वर्कशॉप, और इसकी काफी ज्यादा अप्रिसिएशन हुई थी। 12 अक्टूबर 2023 में ये वर्कशॉप हुआ था, और ये जो है वो फुल ऑडियंस जैम पैक थी। मतलब ये जो हॉल में आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये हॉल जो है वो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मैनेजमेंट का है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो कि ये ऑफिस है सदर में, शाहीन कॉम्प्लेक्स, शाहीन कॉम्प्लेक्स में जो ऑफिस है सिंध रेवेन्यू बोर्ड की, ये उसका ट्रेनिंग हॉल है, जहां पे हमने ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी। एंड सर माहिर वाज लीडिंग द सेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका इतना अच्छा फीडबैक आया कि उसके बाद फिर से उनकी तरफ से एक से आया कि अब वी वांट टू डू फर्दर मोर ट्रेनिंग सेशंस फॉर आवर ओन टैक्स के जो कमिश्नर्स हैं, उनके लिए हम जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग का वर्कशॉप करवाना चाह रहे हैं। तो ये उनमें से एक जो है वो एक वीडियो है टेस्टिमोनियल, जो कि वहां पे जो टैक्स के जो अटेंडेंस थे वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड में, उनकी जो है वो ये वीडियो टेस्टिमोनियल है, जो मैं आपसे अब शेयर करूंगा। और जस्ट क्विकली एक दफा मैं कंफर्म कर लूं कि हमारे पास जो है वो आवाज क्लियर आ रही है, तो एक दफा मैं तो प्ले जी, आज का जो सेशन था तमाम बेहतरीन हुआ। उसमें एक्चुअली हमारे अपने ही जो एक है सेल्स ऑनलाइन ऑडियंस से बस क्विकली कंफर्म कर लूं, ये आवाज आ रही है वीडियो की आपके पास? आवाज वीडियो की आ रही है जो अभी मैंने प्ले की थी? यस सर। यस सर। ओके ग्रेट, ओके दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। मैं फिर से प्ले कर लेता हूँ। ये सारी सर जी, बिल्कुल। आज का जो सेशन था तमाम बेहतरीन हुआ। उसमें एक्चुअली हमारे अपने ही जो एक है सेल्स टैक्स एक्ट 2011 जो हमारा बना हुआ है, उसी के मुताबिक हमें मजीद चीज़ें एलाबोरेट की गई कि टैक्स सर्विस क्या होती है, प्रिंसिपलिटी पे, फंडामेंटल पे बात हुई, बेसिक चीज़ों पे हुई कि आप जो भी असेसमेंट करें, जो भी अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो कम से कम उसमें आप लीगलिटी कोई आवाज नहीं आ रही।
आवाज नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। वहाँ गाड़ी चलेगा चलता आपको देखें। वहाँ गाड़ी चलेगा चलता आपको देखें। है वी आर एक छोटा सा टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से जो है वो सेशन में थोड़ा सा शॉर्ट एक डिस्क्रिप्शन आ गई, बट लेट्स ओपन आवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और कंटिन्यू करते हैं हमारे रिमेनिंग पार्ट को। आई एम प्रीटी श्योर कि सर आप कह रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें होगी सर, अब जल्दी से बताएं कि डिस्काउंट क्या होगा। तो दैट इज व्हाट रियली द मेन थिंग इज कि सर ये जो है वो सब चीजें हो गई, अब बता दें कि जो है वो तो उसमें जो है वो तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ये पता चल जाए कि सर फिर उसमें स्पेशल ऑफर क्या होगी। तो वो जो है वो हम डिस्कस करेंगे अभी, और आपको जो है वो मजीद गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, ताकि आपको जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो फैसिलिटेट किया जाए और आपको जो है वो टैक्स की ट्रेनिंग अब स्किल्स अपग्रेडेशन की तरफ जो है वो लेकर जाए। अच्छा, क्विकली मैं कंफर्म कर लूंगा हमारी ऑनलाइन ऑडियंस से कि मेरी आवाज अब सबको आ रही है। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? यस सर। नो। Okay, great. Thank you so much. And the screen is visible as well. यस सर। Okay, that's it. Okay, तो ये बेसिकली एक टेस्टिमोनियल था जो मैं पहले आपसे शेयर कर रहा था, और अब जो है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा अब आगे बढ़ रहे थे। ये टेस्टिमोनियल है जो कि मैं पहले आपको दिखा रहा था, बट ड्यू टू सेविंग द टाइम थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, और मैं आपको जो है वो लेट्स मूव ऑन टू फर्दर कि ये हमारा केपीएमजी में फर्दर वर्कशॉप हुआ था जो हमने करवाया था, और ये हमारे कंप्लीट ए टू जेड जो अभी तक हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करवा चुके हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, ये उसका पोर्टफोलियो है। ये इन द पास्ट 5 years अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किया, जिसमें हम ट्रेनिंग्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं
इन पब्लिक सेक्टर, जैसे कि मैंने सिफिम का तो आपको पहले ही दिखाया है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड का। इसके अलावा स्टेप्टा में करा चुके हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन। और इसके साथ कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप चले जाएं तो एंग्रो, केपीएमजी, वन लिंक, मीजान बैंक, आर्टिस्टिक मिलेनियर, यूबीएल, मैक्टर, केएफसी पाकिस्तान, तो यू नेम इट माशाल्लाह। और वो जो है वो लोगो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको नजर आएगा जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन हैं। और ये हमारी हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूके, नेफ्टेक, टेफ्टा, स्ट्रीट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, बेनजीर भुट्टो शहीद यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये हमारी सारी जो है वो डिफरेंट रिकग्निशंस हैं जो कि हमने डिफरेंट इदारों से ली हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऑलरेडी अपने आप में credibility रखता है in terms of having affiliations with multiple institutions and providing training to multiple corporations and having a positive impact into the employees of that particular corporate organization. अच्छा, यहाँ पे हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द recommendations. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप गूगल मैप्स पे चले जाएंगे तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं। ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं जो हमारे पास हैदर खान है, ये हेड ऑफ HR थे आज न्यूज के, तो उनका एक रिव्यू है, यहाँ पे आए थे और ही वाज आल्सो वन ऑफ द अटेंडीज एक सेशन में। इसके साथ साथ मोहम्मद एहतशाम हैं जो कि जो है वो मीजान बैंक में काम कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे और ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं जो कि ऑलरेडी हमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड किए गए। एक टेस्टिमोनियल वीडियो का मैं दिखाना चाह रहा था आपको, लेकिन वो थोड़ा सा वो हो गया। लेकिन लेट्स मूव ऑन कि हम जो है वो थोड़ा सा टाइम सेव कर लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर आपसे सेशन कोई मिस हो जाता है या आप उस सेशन को रिपीट करके फिर से देखना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए वैल्यू एडेड सर्विसेज में LMS का एक्सेस भी रखा हुआ है। विच मीन्स कि अगर आपसे सेशन मिस हो गया संडे का या सैटरडे का, जो कि होना नहीं चाहिए आइडियली, लेकिन अगर हो गया तो आप एटलीस्ट जो है उस सेशन की रिकॉर्डिंग, यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिल जाएगा और आप उसको सेशन को रिपीट करके देख सकते हैं। और इसका एक्सेस आपको 12 मंथ्स तक प्रोवाइड किया जाएगा, विच मीन्स कि 1 ईयर फुल एक्सेस होगा और आप हेल्प ले सकते हैं। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो आपको हम दे रहे होंगे वो है लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी सपोर्ट, विच मीन्स आपके सामने एग्जाम्पल आज है, आप खुद बता दें, आज भी व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्टिव है। आपकी ट्रेनिंग, हम इस रिलेशन को 3 मंथ्स या 2 मंथ्स के हिसाब से नहीं देखते। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ रिलेशन लाइफ लॉन्ग इंशाल्लाह। तो विच मीन्स कि अगर आपको 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी कोई अगर इशू आ रहा है या कोई अगर टैक्स में कोई इशू है, तो आज भी जो है वो आप जो है वो ट्रेनर से कांटेक्ट कर सकते हैं, यूएक्सएल से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके उस टैक्स में आपको हेल्प की जाएगी, क्योंकि अब आप हमारी एलुमनाई का हिस्सा हो गए। तो हम अपनी एलुमनाई का बहुत ख्याल रखते हैं। और जो भी आपको उसमें, जैसे बहुत सारी ऐसी टैक्स की कंपनीज हैं जो कि हमने जो हमारे पास यहाँ पे आए और उन्होंने अपनी खुद कंपनीज बनाई, अपना एंटरप्रेन्योरशिप का काम शुरू किया और जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सक्सेस लिया। एक हमारे पास सक्सेस स्टोरी यहाँ पे मौजूद है। फिजिकल ऑडियंस को तो उन्होंने बता दिया था, लेकिन मैं चाहूंगा आप ऑनलाइन को भी जरूर बताएं। और अगर आप थोड़ा सा 2 मिनट अपना थोड़ा फीडबैक दे दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीर अली है और मेरी इतनी एजुकेशन भी नहीं है। मैं इंटर पास हूँ, उसके बाद मैंने बीकॉम भी आहिस्ता आहिस्ता किया और अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फर्म चला रहा हूँ। मैंने काफ़ी लड़के भी रखे हुए साथ में और मेरे पास 300 प्लस मतलब क्लाइंट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट बैच यूज़ किया है गुलाम मुर्तज़ा साहब के साथ, उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की और अभी भी मेरे साथ कॉन्टेक्ट में हैं। कहीं पे भी मेरी प्रॉब्लम आती है तो मैं उनसे रब्ता करता हूँ, वो सब मुझसे रब्ते में रहते हैं, तो मुझे उस प्रॉब्लम का सॉल्व करा देते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। चले जी, that's good. Okay, so that's great. Thank you so much once again. और यही हमारी, I think आज रात को जब मैं सोऊंगा तो मैं बहुत वो एक फीलिंग अलग होगी जब मैं रात को सोऊंगा, बिकॉज जब मैं ऐसी सक्सेस स्टोरी को देखता हूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से, सर माहिर की हेल्प से, सर मुर्तज़ा की हेल्प से, जो हमारे ट्रेनर्स हैं उनकी मदद से, आज एक ऐसा इंडिविजुअल है जो आगे खुद भी कमा रहा है और आगे भी नौकरी पे रखा हुआ है लोगों को, और वो इस प्लेटफॉर्म की बरकत थी जिससे उसने ये फायदा उठाया। इससे ज्यादा और क्या कामयाबी हो सकती है? मिशन डन, सक्सेसफुल, दैट्स इट। और क्या इससे ज्यादा सक्सेसफुल? So that is what really we talk about. We talk about the practical results, practical outcome that is coming out. So here comes the special offer. Special offer हो जाए या skip कर दें? बिल्कुल खामोशी है तो बस ठीक है, skip कर देते हैं।
जी ऑनलाइन ऑडियंस, स्पेशल ऑफर होनी चाहिए या स्किप कर दें? सर होनी चाहिए। अभी तो आवाज बड़ा क्लियर है। पहले सर कह रहे थे सवाल कोई पूछ लो, तो सवाल कोई पूछता नहीं था। स्पेशल ऑफर पे आवाजें आ जाती हैं क्विकली। हाँ, सर इसमें जो है वो एनर्जी आपकी डबल हो जाती है। सर होनी चाहिए। ऑब्वियसली सर, अकॉर्डिंग टू आपको पता है पाकिस्तान के हालात के मुताबिक बंदा ऐसे ही कर सकता इसमें वो क्या कहते हैं, पुर असरार, पुर ऑफ हो जाती है। जी ओके, ऑल राइट, सो दैट फीस इज सुन के सर एनर्जी आप। चले जी, okay जी, so let's break this ice and share with you the special offer. Here comes the special offer for all the future tax professionals. This admission will help you in getting the live practical hands-on case study. Participant will be able to get real life case studies और practical outcomes कि आपको अगर कोई mentorship चाहिए तो वो भी provide की जाएगी। आपको टैक्सेशन की insights share की जाएंगी। हम guest speaker sessions भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मोइज आएंगे, वो टेक्निकली IT से रिलेटेड आपको जो भी टैक्स में कंप्यूटेशन है वो बता रहे होंगे। सर माहिर आपको टैक्स लॉस के बारे में बता रहे होंगे। इसके अलावा भी टैक्स एक्सपर्ट्स कोई हैं तो उनको जो है वो हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा फ्लेवर मिले नई चीज का, और आपको एक रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस ट्रेनिंग अपॉन द सबमिशन ऑफ द फाइनल प्रोजेक्ट। ये ऑफर आपके लिए 11,500 पहले थी, लेकिन इसके साथ साथ लमसम फी 31,500 थी, लेकिन आज आपके लिए क्योंकि आप अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं तो हम आपको फर्दर स्पेशल ऑफर एक शेयर कर रहे हैं जिसमें 10,300 पर मंथ एंड जस्ट 28,000 फॉर 3 मंथ्स में आपको कंप्लीट। आप ये बताएं कि एक क्लाइंट को कितना चार्ज करते हैं? मिनिमम 5,000, कभी शायद 3,000 होता होगा कभी, लेकिन मिनिमम 5, इससे ज्यादा बात ही नहीं करनी। 5,000 को हम मल्टीप्लाई करें 300 क्लाइंट से, करें जी। हमारे पास यहाँ पे एक लाइव सक्सेस स्टोरी बैठी है जो कि इस ट्रेनिंग से 15 लाख उन्होंने कमाए हैं। लाइव सक्सेस स्टोरी जो ये मुनव्वर अभी आपके पास आए थे, 300 क्लाइंट्स माशाल्लाह इन्होंने गेन किए हैं, और इस 15 लाख में से आगे इन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए उन्होंने भी पैसे कमाए हैं क्योंकि उनका भी घर चला है। पैसे पीछे क्या है? The most important thing is your intellectual upgradation. The most important thing is your confidence as a tax specialist. Through this training, you will be becoming a confident tax consultant, a tax consultant which knows what he's saying. ऐसे नहीं हवाओं में बात हो गई भाई। और अगर नहीं पता जी, टैक्स का काम सीजन आने वाला है अब। और सबसे बात, अगर किसी चीज पे थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, बोलूं या नहीं बोलूं क्लाइंट को, तो यहाँ पे एटलीस्ट ग्रुप है, कम्युनिटी है जिससे मैं पूछ सकता हूँ, वरना मैं किससे पूछूं? कोई क्यों मुझे टाइम देगा? क्यों टाइम देगा भाई? इन्वेस्टमेंट करूंगा, अब मैं हकदार हूं। हम आपको कह रहे हैं आपका हक है, पूछे, तंग करें हमें, हम तैयार हैं तंग होने के लिए। तो दैट इज व्हाट रियली द थिंग इज कि ये जो है वो स्पेशल ऑफर आपको 7 मई को एक्सपायर हो जाएगी। उसके बाद ये वापस 11,500, जो कि अगेन कहा जाए 15 लाख के आगे ये 11,500 भी कुर्बान, लेकिन मिसाल के तौर पे चले उसको नहीं, तो ये एक आपके पास एक मौका है जिसमें आप उस स्पेशल ऑफर को गेन करके अपने करियर को एलिवेट कर सकते हैं और ढेर सारे पैसे भी कमा सकते हैं, अपने आप को इंटेलेक्चुअली साउंड भी कर सकते हैं और कॉन्फिडेंट टैक्स जो है वो स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। इस एडमिशन का फॉर्म लिंक आपसे अभी थोड़ी देर में शेयर कर दिया जाएगा। एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर है, डायरेक्ट डिपॉजिट्स हैं, जायज कैश का अकाउंट भी हमारा अवेलेबल है, और यस हम भी SRB से रजिस्टर्ड हैं तो हम भी टैक्सेस देते हैं। तो ये जो है वो जो फीस आप पे कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको कोट की 10,300, 28,000, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ द टैक्सेस दैट वी पे टू द गवर्नमेंट अगेन। तो आपको सारे बेनिफिट देके एक फाइनल प्राइस बता दी गई है कि ये फाइनल प्राइस, इसके बाद 2 एंड देन पीस ऑफ माइंड, दैट्स इट, आपका कंफर्ट है। तो इसके साथ साथ जो है वो ये हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब पे, ये आपसे थोड़ी देर में शेयर कर दी जाएंगे। डू फॉलो अस ऑन फेसबुक, लिंक्डइन एंड यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ताकि ये वर्ड ऑफ माउथ और भी जगहों पे जो है वो हो। जैसे कि सर मैंने उसको कहा था कि आज सबसे बेस्ट मार्केटिंग आज की जो है वो वर्ड ऑफ माउथ है, एंड दैट इज व्हाट यू विल बी आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू पाकिस्तान बाय शेयरिंग दिस यूजफुल नॉलेज विद योर फेलो पार्टिसिपेंट्स, ताकि वो भी ग्रो करें और इस प्लेटफॉर्म से फायदा उठाएं।
with that, I would really like to thank you all from the bottom of my heart and deepest gratitude to all of you कि आप अपना कीमती टाइम यहाँ पे निकाल के आए. क्या आपका टाइम यूजफुल हुआ? That's good. That is my success. और floor is now open for any questions. I do understand कि जो है वो कुछ ऑनलाइन ऑडियंस थी, उनके कुछ क्वेश्चंस थे. तो अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस हैं तो वी आर हैप्पी टू आंसर, या आप में से फिजिकल ऑडियंस में से भी कुछ अगर क्वेश्चंस हैं तो वी आर अवेलेबल एंड वी आर हैप्पी टू सर्व. जी, एनी क्वेश्चंस? डिस्कस कर लेंगे उसके बाद. जी, एनी क्वेश्चंस? जी 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 जी, ऐसा ही है जी. अलग से फीस है जी, बिल्कुल ऐसा ही. इसकी गवर्नमेंट रेट टैक्सिंग बुक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है. उसका वो डायरेक्ट आईएफएयू नहीं है, इसका आईएफएयू के इज द एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, वो हमारा उसके लिए है. जी जी, सेपरेट. जी जी, बिल्कुल ऐसा जी. आई थिंक इसका जवाब यहाँ पे आगे ऑनलाइन को भी बेनिफिट हो सकता है. हाँ, एक क्वेश्चन आया हमारे पास यहाँ पे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कि अब क्योंकि रिजीम में फ्रीलांसिंग के टैक्सेस के ऊपर भी इंट्रोडक्शन आ रहा है, तो वी विल रिक्वेस्ट समायर टू कंप्लीट गिव हिज ओपिनियन ऑन दिस. रिपीट करो मैं क्वेश्चन को रिपीट. टैक्स जो गवर्नमेंट की तरफ से या एफबीआई की तरफ से चेंज हुआ है अपवर्ड टू फाइव की तरफ से दे रहे हैं, मतलब जो रजिस्टर है पाकिस्तान की पोर्टल के ऊपर बिल्कुल अब वो समझेगा मैं 2024 का रिटर्न फाइल जब करूंगा टैक्स अगर फाइल करूंगा तो अगर वो बंदा रजिस्टर 2023 में नहीं हुआ तो 24 में होता है, तो 23 का जब वो रिटर्न 24 में फाइल कर रहा है तो वो 2.5 से 0.5 से आपकी रजिस्ट्रेशन के बाद से जो भी लॉ है वो आप पे अप्लाई हो जाएगा. तो फाइलिंग 2024 में अब करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन वो फाइलिंग एक्चुअली 23 की है, वो 24 में फाइलिंग नहीं है, 23 की फाइलिंग है. 23 में आप रजिस्टर्ड नहीं थे. 23 में जब आपके रेमिटेंस आए तो उस पर रिडक्शन कितनी हुई? 1% हो गई थी. तो इफेक्टिवली वही जाए. जब आप रजिस्टर हुए तो फिर आपकी रिडक्शन कितनी आई थी? 0.25 आई, क्योंकि आप रजिस्टर चुके थे, आपने बैंक को अपने एविडेंसेस दे दिए, उन्होंने विथहोल्डिंग आपकी 0.25 की. केस डिबेटेबल है, आप जाके बता सकते हैं कि भाई एक्चुअलाइजेशन ये थी, रजिस्ट्रेशन लेट की मैंने, लेकिन था मैं उस वक्त भी फ्रीलांसर था, हूँ मैं अभी भी फ्रीलांसर. डिपेंड करेगा आप डिपार्टमेंट पर, लेकिन अगर एज पर लॉ जाएंगे तो इंटाइटलमेंट उस वक्त होगी जब आप रजिस्टर हो. एज पर लॉ आप ये नहीं कह सकते कि मैं आज इंटाइटल रजिस्टर्ड आज हुआ तो इंटाइटल मैं पहले से हूँ. ये डिपेंडेबल नहीं है, डिपेंड करता है डिपार्टमेंट में कौन है, वो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता है, नहीं भी दे सकता. लेकिन अगर सिंपल बाय लॉ चलेंगे आप तो सिंपल आपको पता चलेगा.
सर बाय लॉ में है कि आप देखें तो क्या सब्सटेंस ओवर फॉर्म जो है ना, एक कानून में बड़ा अच्छा फ्रेज है। यहाँ सब्सटेंस जो है वो ये कि ये फ्रीलांसर थे, फॉर्म ये थी कि इन्होंने कोडल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं। नहीं, इसको इस तरह नहीं दे, मैं क्वेश्चन को दूसरे एंगल से देखता हूँ। देखें, जो टैक्स कट गया जमा हो गया, वो इन फॉर्म ऑफ रिफंड आएगा या इन फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी, सवाल अभी है। मैं रजिस्टर्ड बाद में हुआ, लेकिन क्या मैं पहले फ्रीलांसर था? आंसर इज यस। मैंने लॉ को एक्सरसाइज बाद में किया, ठीक है, बाद में होने के बाद तो मैं हो गया, लेकिन जो टैक्स कट गया क्या मैं उसमें से वो 0.75 वाला हिस्सा रिफंड की तरफ डाल दूं, या मैं पूरा का पूरा 1% ऐसे लाइबिलिटी करके क्लोज कर दूं? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इश्यू ये है कि कानून के बाद से जो चीज चली है वो आपको एज पर लॉ अलाउ, लेकिन डिबेटेबल ये है कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म में आप जाके अगर डिपार्टमेंट को ये आप तसल्ली करा सकते हैं तो फिर आप अपने उस लाइबिलिटी को रिफंड में कन्वर्ट करें और रिफंड को क्लेम करें। चूंकि अमाउंट छोटा है तो ना जाए, इतना आप डिपार्टमेंट के साथ क्यों आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं छोटे अमाउंट के लिए? लेट इट बी, आगे से आप अपने आप को प्रोस्पेक्टिव चले। लेकिन अगर किसी का अमाउंट बड़ा है, जाइगेंटिक है, देयर विल बी अ चांस सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे लड़ाई हो सकती है। ये सवाल है कि जिनकी वे बहुत कम नॉलेज है बिल्कुल कर सकते हैं। कोर्स को जिस तरह हमने स्केच किया है, आइडिया यही है कि स्टार्ट हम करें ऐसे जैसे हम बिल्कुल ही लेमैन से करें। हमने कोशिश आज भी है की अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। ऑर्डिनेंस किस पे लागू होगा, कब होगा, क्यों होगा, ये 3 सवाल थे। ये बिल्कुल लेमैन है, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं हम। हमेशा हमने जगह सीखने के लिए हमने भी उसूल ये अपना ये रखा, कोशिश कर दूसरे भी रखेंगे। जब भी सीखने जाते हैं, जितनी भी फील्ड है वो लेवल करके, हमें नहीं आता, जो आता है वो अभी अलग से रखा हुआ है, वो बाद में रिफ्रेश करेंगे। मैक्सिमम जो सामने से आ रहा है उसको पकड़ें, ग्रिप करें, उसमें से अपनी चीजें जो है वो रिफ्रेश करें, जो रेस्ट है उससे अपने गैप्स को फिल करें, क्यूरीज जनरेट करें, क्वेश्चंस करें। सामने वाले से सीखने के लिए जरूरी है सामने वाले को भी हिलाएं। आप उसको अपने फ्लो में चलने देंगे, उसको जो आता है वो बता के चला जाएगा, तो फायदा नहीं। आपको सीखना, उसके लिए सामने वाले से इंटरेक्ट, जितना इंटरेक्ट करेंगे सामने भी सीखेगा, आप भी सीखेंगे। तो बिल्कुल कर सकते हैं जिनके पास मिनिमल नॉलेज है उनके लिए, बल्कि मैं कहता हूँ ज्यादा आसानी है, प्लेन फील्ड के ऊपर जो है ना वो काम करना आसान होता है, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सवाल एसएससीपी के रिटर्न इस ट्रेनिंग में कवर नहीं है। एसएससीपी का पूरा एस्पेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो हमारे पास सेशन है वो जो है वो टैक्सेस से रिलेटेड है, एसएससीपी की फाइलिंग से रिलेटेड नहीं है। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में क्या फर्क है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो फर्क है वो सिंपल सा फर्क है। इनकम टैक्स बेसिकली आपकी इनकम के ऊपर जो लाइबिलिटी है आपकी उसका जिक्र करेगा। सेल्स टैक्स जो है बेसिकली आपकी कलेक्शन एजेंट के तौर पर जिक्र होगा, जिसमें आप एंड यूजर से सेल्स टैक्स कलेक्ट करेंगे और सामने गवर्नमेंट को जमा। एंड यूजर से नहीं कर रहे हैं आप, तो आप इंटरमीडियरी लेवल पर इंटरमीडियरीज के से आप सेल्स टैक्स कलेक्ट करेंगे और सामने आप जमा करेंगे। आपकी कोई लाइबिलिटी इसमें एंगेज नहीं है, सिवाय इसके कि आप एज एन एजेंट काम कर रहे होते हैं सेल्स टैक्स। ये सबसे बड़ा फर्क है इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। इसके अलावा कोई क्वेश्चन और ऐसा है तो आप लोगों का या ऑनलाइन किसी का? इनकम टैक्स के लिए अब इनका एक प्रॉपर सर्कुलर है पूरा, और आज का नहीं पुराना है, कि इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी नोटिस होंगे वो थ्रू आईआरएस होंगे, वो सिस्टम के थ्रू जनरेट होंगे। डिपार्टमेंट चाहे तो उसका एक प्रिंट आउट निकाल के आपके एक रजिस्टर्ड एड्रेस पे आपको कोरियर कर दे। अगर डिपार्टमेंट ना चाहे तो नहीं भी कर सकता है, क्योंकि जो सेक्शन इनकम टैक्स का सर्विस को रिलेट करता है वो ये कहता है कि अगर आईआरएस पे आपको नोटिस जो है वो मिल गया तो वो सर्व। अब आपको इनकम टैक्स के सारे नोटिस जो है वो सिस्टम पे आएंगे। सेल्स टैक्स का जो असेसमेंट का मॉड्यूल है वो अभी आईआरएस पे अपडेट नहीं हुआ है। सेल्स टैक्स से रिटर्न फाइलिंग तक भी आईआरएस पे अपडेट है। सेल्स टैक्स के नोटिस आपको मैनुअल, वो सिस्टम पे अपेयर अभी नहीं। यस, और भी कोई चीज, कोई भी चीज इससे रिलेटेड, कोई कोई एक्सपीरियंस अपना कुछ भी? प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं ऐसा ही।
25 million. पाँच छह प्रॉपर्टी हम उसको शेयर मार्केट वैल्यू है, शेयर मार्केट वैल्यू और डीआर वैल्यू उसमें बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंशिएट होता है। तो हमें 25 मिलियन जो है वो टोटल जो कंपाउंड इन्वेंटरी का उसको ऊपर देख सकते हैं, उसका 70% है, या इंडिविजुअल पर्सन को भी प्रॉपर्टी है 5 मिलियन 50 मिलियन 5 मिलियन उसके ऊपर एक एग्जांपल हमें एक कार सर्विस का टैक्सेस के ऊपर आएगा या हम यार देखो स्कूल जो है ना इनकम टैक्स का वो ये डिपार्टमेंट ये कहता है कि भाई मुझे टैक्स सब पे चाहिए, ठीक। 7 के लिए हम जो है ना कुछ मोटे मोटे से उसूल हमने अपने बनाए हुए, हम फिंगर टिप पे खुद ही हम ये कहते हैं कि आप सबसे पहले लिस्टिंग कर लें अपनी प्रॉपर्टीज की, आप उसके बाद उनकी कॉस्ट जो आपकी डिक्लेयर्ड है और उनकी एफबीआर वैल्यू वो दोनों लाइन अप कर लें। उसके बाद आप उन्हें सॉर्ट कर लें हाई वैल्यूज, सबसे टॉप वैल्यू एफबीआर वैल्यू वाली टॉप, ठीक है। अब आपके पास एक ऐसी लिस्ट आ गई जिसमें आपकी सारी प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद देयर कॉस्ट एंड एफबीआर वैल्यूज, जिसमें कॉस्ट ज्यादा है कॉस्ट रखें, जिसमें एफबीआर वैल्यू ज्यादा रखें, बाकी एक कॉलम को हटाइए। अब लिस्ट हाईएस्ट वैल्यूज आ गई, तो टॉप की आपके पास प्रॉपर्टी है वो आप सबसे पहले हटा दें अगेंस्ट वन कैपिटल एसेट, सबसे महंगी प्रॉपर्टी। फिर उन प्रॉपर्टीज में आइडेंटिफाई करें वो कौन सी प्रॉपर्टी जिसपे आपको रेंट आ रहा है, उन प्रॉपर्टीज को आप एक्सक्लूड कर दें। फिर आप देखिए ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उस पर रजिस्टर्ड है, बिजनेस इनकम आ रहे हैं, उसको आप एक्सक्लूड कर दें। अब जो रह गई उनकी वैल्यूज को कंपाउंड करके देखें कि वो 25 मिलियन से ज्यादा है कि नहीं। अगर 25 मिलियन से अंदर है तो सारी एग्जाम। एफबीआर वैल्यू, एफबीआर ने इस डेफिनेशन में फेयर मार्केट वैल्यू एफबीआर वैल्यू को रखा। एफबीआर वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, या कॉस्ट है या एफबीआर वैल्यू, बस कोई तीसरी चीज नहीं है। ये इसका उसूल है। आसान जिंदगी आसान ऐसे हो जाएगी आपकी कि आप इसको 3 मॉडल्स में चलें, उसके बाद 25 मिलियन से कंपेयर करें, जितनी एक्सेस होगी उसका 1% दे दें। पीएसडब्ल्यू भी हमारे इस पे कवर नहीं है, और वी कैन एक्सपोर्ट टेक बैक इस टैक्स इनकम टैक्स नॉर्मल मैनर में आपके पास रिफंड आना है। सेल्स टैक्स रिटर्न में अगर रिफंड है तो आप वहां से रिटर्न के साथ अप्लाई करें एक्सपोर्टर का। इनकम टैक्स का रिफंड है इनकम टैक्स में अप्लाई करें। एक्सपोर्टर्स के लिए आसानी ये है कि उनको थोड़ा सा स्लाइड वे में क्लेम जो है उनका जाता है। आप बीइंग एक्सपोर्टर करेंगे तो आपको मिल जाएगा, प्रोसीजर सेम है सबके एप्लीकेशन के, कोई जिसमें फर्क नहीं रिफंड क्लेम। क्वेश्चन नथिंग, कंक्लूड करते हैं हम इंशाल्लाह ताला इसको आज के, और फर्दर फिर मुलाकात होती है तो इंशाल्लाह ताला इसको। थैंक यू। एक बार ग्रुप फोटो ले लेंगे, लेकिन बिफोर दैट thank you so much once again to all the participants who joined us. Obviously I do understand कि हमारा जो डेमो ऑलरेडी 4 PM तक अप्रोक्सीमेटली एंड होना था, लेकिन ये कि दैट शोज योर इंटरेस्ट कि आप थ्रू आउट बैठे हुए हैं, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग योर सक्सेस स्टोरीज इन फ्यूचर एज वेल। एक दफा क्विकली बस ऑनलाइन ऑडियंस को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ दे कैन ओपन अप देयर कैमरास एंड लेट्स कैप्चर दिस ब्यूटीफुल मोमेंट इनटू अ वंडरफुल मेमोरी। तो मैं रिक्वेस्ट मोहम्मद आसिफ एंड ताहिर अब्बास, वाओ सो मेनी ब्यूटीफुल फेसेस, और अभी तक सिर्फ ग्रे स्क्रीन हुए हुए थे। तो ओके, राजा एहसान, दैट्स गुड, थैंक यू। मोहम्मद आसिफ, जाफर भट्ट, अब्बास अली, अमीर हैदर and Masoor Rahman, may I request you all, Furqan Ali Khan sahab, please to open up your cameras and let's capture this beautiful moment and convert it into a beautiful memory. So I'm pretty sure आप सब अपने थोड़े बाल बना रहे होंगे, तो आप जल्दी से बाल बना लें और उसके बाद कैमरा खोल लें ताकि हम जो है वो एक ब्यूटीफुल मेमोरी को कन्वर्ट करें। ओके, सो इज द टीम रेडी? साइमा, आर यू रेडी? या फिर हमारी जो यहाँ पे यूएक्सएल की टीम है, एक दफा कंफर्म कर ले आप रेडी है, तो फिर हम एक दफा वंडरफुल। ओके, थैंक यू सो मच फुरकान फॉर ओपनिंग। ऑल्सो आई कैन सी अ ब्लैक स्क्रीन, शायद आपके कैमरा में कोई इशू होगा, या फिर मेरे ख्याल से के इलेक्ट्रिक की लाइट चली गई होगी संडे में, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चले जी। ओके, सो थम्स अप फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स प्लीज, थम्स अप एक दफा कर दें एंड लेट्स कन्वर्ट इट इनटू अ ब्यूटीफुल मेमोरी। ओके, ऑलराइट, आई एम टेकिंग द पिक्चर राइट नाउ as we speak. Done. All right, that's great. So I'm taking this picture and saving it on my desktop and
converting it into a beautiful memory. Once again, thank you so much, and a deepest gratitude to all of you, and really looking forward to welcome you next week Sunday at UXL for the tax specialist training and helping you serve into this tax field. Looking forward. Thank you so much. The session is open. The session is obviously closed now officially, but yes, these contact details are still available. आपको कोई भी क्वेश्चन है आप यूएक्सएल विजिट कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर्स पे ईमेल कर सकते हैं, लैंडलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो हम आपको फैसिलिटेट कर लेंगे फर्दर. एंड विद दैट अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकम यू नेक्स्ट वीक. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके, मसरू कह रहे हैं नो कैमरा. ओके, थैंक यू. दैट इज सो स्वीट ऑफ यू मसरू, एटलीस्ट आपने रिप्लाई करके बता तो दिया. चले जी.